बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूं आपका मेज़बान तिहामा आज़म। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आगाज़ जो है वो अच्छा हुआ होगा। नाज़रीन, मौसम सरमा जो है वो इस वक्त अपने पीक पर है। हम देख रहे हैं जो घरों से बाहर के हद निगाह बिल्कुल सिफर हो चुकी है। ट्रैफिक के हादसात में जो है वो इजाफ़ा हो रहा है। मोटरवेज़ को जो है वो कुछ क्लोज़ कर दिया गया है और ये तलकीन की जा रही है कि ट्रैफिक कवानीन की जो है वो उस पर सख्ती से अमल करें। इंडिकेटर्स होने चाहिए, फॉग लाइट्स होने चाहिए ताकि हादसात में जो है वो कमी लाई जा सके। और शहरियों को ये भी तलकीन की जा रही है कि अगर बहुत ज़रूरी नहीं है तो सफ़र से जो है वो इज्तनाब करें ताकि हम अपने जो इर्द गिर्द हैं उनका जो है वो सेहत का जो ख्याल रख सकते हैं। इस हवाले से तफसीलन गुफ्तगू करने के लिए हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो रिपोर्टर जो इस वक्त ऑन फील्ड हैं उनको जो है वो ऑन कॉल लें और उनसे पूछें कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। अहमद ख़ान साहब जो हैं वो इस वक्त मोटरवे को कवर कर रहे हैं। कोशिश करेंगे कि उनसे सूरत हाल जान सकें कि क्या सूरत हाल है। इसी के साथ साथ बहावलपुर के ब्यूरो चीफ जो हैं रज़ा मलिक साहब, उनसे भी कोशिश करते हैं कि इस वक्त पूरे जनूबी पंजाब की क्या सूरत हाल है। बहरहाल ये कहा जा रहा है कि अपनी सेहत का ख्याल रखें और गैर ज़रूरी जो है वो सफ़र से इज्तनाब करें। इस वक्त रज़ा मलिक साहब जो हैं वो हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रज़ा मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, क्या हाल है? आप ठीक हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। रज़ा साहब, वेदर की क्या सूरत हाल है जी? सर्दियाँ अपनी पीक पर आ चुकी हैं। देखें, बात अगर दिसंबर की करते हैं तो दिसंबर जो है वो साल का आखिरी महीना है और अगर इस मौसम में भी सर्दी नहीं होगी तो फिर सर्दी कब आएगी? ये ऐसा मौसम है जिसको ज्यादातर लोग जो है ना आप सही मानों में एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि 9 महीने की तवील गर्मियों के बाद इस तरह की सर्दी जहाँ आग जलाकर हाथ ताप कर दोस्तों के साथ बारबेक्यू करके और एक गपशप का माहौल बनाया जा रहा है और धुंध में जो है हालिया जो धुंध का सिलसिला है उससे तो इस मौसम को एक तड़का लगा दिया है। ये इस मौसम की एक साइड है। और अगर इस मौसम की दूसरी साइड देखें तो जो नॉर्मली जो इसका दर्जा हरारत चल रहा है वो सुबह के औकात में 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। मैं बिल्कुल सारे जनूबी पंजाब की बात कर रहा हूँ जिसमें बहावलपुर शामिल है, डेरा गाजी खान, मुल्तान और अतराफ में। तो दर्जा हरारत जो है वो 8, 9 और 10 के दरमियान रह रहा है जो कम से कम दर्जा हरारत है। जबकि जो ज्यादा से ज्यादा अगर दर्जा हरारत की बात करें तो वो 21, 22, 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है अब रिकॉर्ड किया जा रहा है। और अभी बात करें अगर इससे धुंध की, तो इस धुंध की वजह से जो है वो रात में चलने वाली ट्रैफिक जो है वो बुरी तरह से मुतासर हुई है। और अब हालिया जो 2-3 दिनों से जो फॉग है वो ज्यादा डेंस हो गई है और उससे पूरे जनूबी पंजाब को अपनी लपेट में ले लिया है। ऐसे में एयर उनको भी है वो इस वक्त मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी जो है वो हमारे लाइन का इशू हो रहा है। रज़ा साहब, एक दफ़ा दोबारा अपनी जो आप बात कर रहे थे फॉग के हवाले से, स्मोक के हवाले से, उसको ज़रा रिपीट कीजिएगा। जी नाज़रीन, मेरा ख्याल है कि जो है वो लाइन ड्रॉप हो चुकी है। रज़ा साहब जिस तरह बता रहे थे कि इस वक्त जैसे जैसे अब मौसम आगे बढ़ेगा तो जो फॉग है वो थोड़ी डेंस होती जाएगी और उसकी वजह से हादसात जो है वो भी बढ़ सकते हैं। लेकिन बहरहाल शहरी जो है वो इस मौसम को एंजॉय भी कर रहे हैं। कुछ बारबेक्यूज़ का हम देख रहे हैं कि लोगों का एहतमाम कर रहे हैं, फैमिलीज़ का गेट टुगेदर हो रहा है। लोग इस मौसम को एंजॉय करें, लेकिन मौसम को एंजॉय करने के साथ साथ हमें अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। जो है वो गर्म मलबूसात की तरफ जो है वो अब अपने रुख करना है। हम देख रहे हैं कि शहरी जो हैं वो थ्रिफ्ट स्टोर्स जिनको हम लंडा बाज़ार भी कहते हैं उस तरफ जा रहे हैं ताकि कुछ शॉपिंग भी हो सके और अपने आप को गर्म रखा जा सके। कोशिश करते हैं कि एक दफ़ा दोबारा जो है वो अहमद ख़ान साहब को मोटरवे के हालात जानने के लिए जो है वो लाइन पर ले लें। तो जैसे ही उनसे कनेक्ट होता है तो हम आपको मोटरवे के हालात भी बताते हैं कि इस वक्त मोटरवेज़ कितने मोटरवेज़ को जो है वो बंद किया गया है और कितने मोटरवेज़ इस वक्त जो हैं वो उनके ऊपर ट्रैफिक के हालात ट्रैफिक जो है वो रवां दवां है। इसी के साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि शहरी जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। नाज़रीन, मज़ीद भी इस सूरत हाल पे आपको आगाह करेंगे, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, ब्रेक पे भी हम नहीं जा पा रहे क्योंकि कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह हम किसी ना किसी रिपोर्टर को जो है वो ऑनलाइन लेने, ऑन ग्राउंड रियलिटी आपको इस वक्त बता सकें। लेकिन मज़ीद कोशिश करते हैं कि आपको रियलिटी बताएं कि इस वक्त ग्राउंड की रियलिटी क्या है। लोग एंजॉय कर रहे हैं, गर्म मलबूसात पहन रहे हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। वेदर के हवाले से जो है हम ब्रेक से पहले गुफ्तगू कर रहे थे और हम कोशिश कर रहे थे कि डिफरेंट जो हमारे रिपोर्टर्स ऑन फील्ड हैं उनको जो है वो लाइन पे ले लें और उनसे जो है वो ग्राउंड की इस वक्त रियलिटी जानने की कोशिश करें। इस वक्त हमारे साथ आसिम सिद्दीक साहब मौजूद हैं जो कि ब्यूरो चीफ हैं रहीमिया खान से। जी अस्सलाम वालेकुम आसिम साहब। वालेकुम अस्सलाम। आसिम साहब ज़रा रहीमिया खान के बारे में बताइएगा कि उधर वेदर की क्या सूरत हाल है। जी देखिए, मौसम अब सर्दियां आ चुकी हैं, तो सर्दियां जब आमद होती है तो उस वक्त धुंध का राज होता है। इस वक्त धुंध और स्मोक जिसे कहते हैं वो दोनों ही छाए हुए हैं। मौसम भी इस वक्त स्मोगी है, एक्यूआई क्वालिटी बेहतर नहीं है और यही वजह है कि रहीमिया खान में ये मौसमियाती तब्दीलियों के साथ ही वायरल बीमारियों का भी राज हो चुका है। जो कम से कम दर्जा हरारत है वो कम हो रहा है। इस ठंड की थोड़ी खुनकी जो है वो बढ़ रही है, मगर इसके साथ साथ अब पहले ये था कि एक्यूआई क्वालिटी बेहतर नहीं थी, स्मोक इतनी नहीं थी, मगर अब चंद दिनों से स्मोक और जिसे हम फोग भी कह सकते हैं, धुंध भी कह सकते हैं, ये मिला जुला जो है ना, ये इसका अंसर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अच्छा, और यही फॉग के कंडीशन बताइएगा कि डिफरेंट जो मोटरवेज हैं हम देख रहे हैं कि उनको क्लोज किया गया है। जो शहर के हालात हैं, हद निकाह के बारे में बताइएगा। इसी के साथ साथ मोटरवेज की भी थोड़ी तफसील बताइएगा। देखिए, मोटरवे इस वक्त जो है वो तकरीबन क्लोज है। अगर बात करें मुल्तान से लेकर जहरपीर और इकबालाबाद टूर पर, क्योंकि रहीमिया खान की हदूद में जो आता है वो इकबालाबाद है और इसके बाद सिंध के जो है वो टूल प्लाजेस आ जाते हैं। ये इंटरचेंज जितने भी हैं, ये इंटरचेंज तकरीबन ऑलमोस्ट ये बंद है। सिर्फ कोटकी से आगे जो है वो वेदर क्लियर होने की वजह से मोटरवे को हल्की ट्रैफिक के लिए रात खोला गया था, मगर इस वक्त जो धुंध का राज है उसके बाद अभी तक मोटरवे बंद है, क्योंकि अभी शहर में ये पोजीशन है कि शहर में भी धुंध है, स्मोकी है। तो जो ओपन एरिया है, जो मोटरवे, यहाँ पर अमूमी तौर पर मौसम बेहतर भी हो तो वहां पर स्मोक का फैक्टर ज्यादा होता है, वहां पर ज्यादा है। और वो इस वक्त इस वजह से वहां से अगर देखा जाए तो शेरशाह इंटरचेंज जहाँ से M5 शुरू होती है और उसके बाद इकबालाबाद फिर आगे रोड़ी तक ये टोटल मुकम्मल तौर पर बंद है, क्योंकि अभी वेदर क्लियर नहीं हुआ, जिसकी वजह से इसको ट्रैफिक के लिए खोला जा सके। उम्मीद की जा रही है कि आधे घंटे तक, 1 घंटे तक वेदर क्लियर होने के बाद मोटरवे को खोल दिया जाएगा। ये तकरीबन जो मोटरवे जो बंद होती है वो तकरीबन 5, साढ़े 5 बजे के बाद से क्या स्मोकी धुंध कर बढ़ती है तो उसको बाद बंद कर दिया जाता है। ये अमूमन पूरी रात बंद रहती है कि सुबह जब सूरज तुलू होता है उसके बाद थोड़ी सी धुंध में जब कमी होती है फिर इसको खोला जाता है। अब भी ऐसी ही पोजीशन है, क्योंकि शहर में जब स्मोक बढ़ती है तो उससे पहले जो ओपन एरिया होता है वो ज्यादा इफेक्ट होता है और मोटरवे जहाँ पर मौजूद है वो ज्यादातर स्मोक की वजह से या धुंध की वजह से मुतासर रहती है। जी अच्छा आसिफ साहब, ये बताइएगा कि चलें सूरत हाल कुछ हार्श होती जा रही है, लोग अपनी सेहत का भी ख्याल रख रहे हैं, लेकिन इस मौसम को एंजॉय भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। लोग बारबेक्यूज का एहतमाम करते हैं, बड़ा फैमिलीज़ का गेट टुगेदर होता है। तो उस हवाले से ज़रा बताइएगा कि लोगों के क्या तासुरात हैं। देखिए, मौसम सर्दियों का मौसम कुछ ऐसा होता है कि लोग, हमारे यहाँ गर्मी होती है, मैं ये कहता हूँ कि हमारे यहाँ ऐसे गर्मी होती है कि गर्मी गर्मी गर्मी, यानी 10 माह तो हमारे पास गर्मी रहती है, 2 माह के लिए मौसम चेंज होता है। ये मौसम तब्दीली, ये इसके आस्पेक्ट से लगा से क्वालिटी बेहतर नहीं है, मगर इसके साथ साथ इसको पसंद करने का, क्योंकि लिबास भी तब्दील हो जाता है, खाने पीने भी तब्दील हो जाते हैं, गेट टुगेदर भी तब्दील हो जाती है। अब लोग जो है इस मौसम में ज्यादातर गेट टुगेदर रखते हैं। शादियों का भी यही सीजन होता है क्योंकि मौसम बेहतर होता है और इसी सीजन में शादियां भी ज्यादातर की जाती है। यही वजह इस सीजन को सबसे ज्यादा पसंद भी किया जाता है और यही है कि जब दोस्त हो इकट्ठे हों, फैमिली इकट्ठी हो, फिर गेट टुगेदर ना हो और ये मौसम हो, ये तक मुमकिन ही नहीं है। अच्छा, इस दफ़ा ज़रा मलबूसात के बारे में बताइएगा कि खैर हमारे मुल्क में हम देख रहे हैं कि इकनॉमिक कंडीशंस कुछ स्टेबल तो हुई हैं, लेकिन बहरहाल महंगाई है और लोगों ने इस दफ़ा जो है वो थ्रिफ्ट स्टोर्स का भी जो है वो रुख किया। लंडा बाज़ार के हवाले से ज़रा बताइएगा कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। और रहीमिया खान, सादिकाबाद, इस इलाकों का लंडा तो वैसे ही बहुत ज़्यादा मशहूर है। बिल्कुल, सादिकाबाद का लंडा तो बहुत ज़्यादा मशहूर है। रहीमिया खान का बस इससे थोड़ा सा छोटा ज़रूर है, मगर सबसे ज़्यादा फेमस सादिकाबाद है। और ये जरूर है कि लंडा जो है वो गरीब आदमी के लिए सबसे अच्छी चीज होती है, जहाँ पे उसको सस्ती चीजें मिल जाती है।
मगर इस दफा भी लंडे में थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर है, क्योंकि जो महंगाई है, इन्फ्लेशन है, उसका असर लंडे पे भी नजर आ रहा है। क्योंकि बाहर से ये चीजें आती हैं तो फिर आपको मालूम है कि उसके ऊपर जो ड्यूटी होती है, एक्साइज होती है, उसका असर भी होता है, वो कीमतें बढ़ जाती हैं और लोगों की जो इनकम है वो वैसे ही है। ये जरूर है कि लोग बहुत ज्यादा इस मौसम में लंडे का रुख करते हैं और बहुत सारे लोग इससे फायदा भी उठाते हैं, मगर इस दफा शिकायत लंडे में भी है कि महंगाई का असर जो है वो लंडे में भी नजर आ रहा है। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स के हवाले से बताइएगा कि वो भी रहमिया खान, सादिकाबाद, जो हमारी सादिकाबाद की तहसील है, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो आते हैं और लोग काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी जो है वो इस तरह की कम्युनिटी है। और बहुत शुक्रिया आसिम साहब, तफसीलन आपने जो है वो वेदर के हवाले से आगाह किया। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ गौहर जो है वो मौजूद हैं, जो हमें मुल्तान के हवाले से जो है वो आगाह करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम गौहर जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। यू लुकिंग फ्रेश टुडे। बस मौसम का जिस तरह से बात हो रही है, आसिम साहब अभी बता रहे थे कि, और रज़ा मलिक साहब बता रहे थे कि मौसम का रवैयों के ऊपर बड़ा असर होता है। और हम मुल्तान के लोग हैं और हमने तो 10 महीने की शदीद वाली गर्मी बर्दाश्त की है, 50 डिग्री। तो ऐसे लगता है कि सूरज के बिल्कुल करीब होते हैं। बिल्कुल। तो ये मौसम एक जानिब एंजॉय करने का भी होता है और स्मोग और फोग। आज मैं सुबह सुबह अपनी भतीजी को, जब मैं स्कूल छोड़ रहा था तो उसकी उम्र तकरीबन कोई 4 साल है, 5 साल है, तो वो बाहर पहली दफा निकली है, मतलब इस मौसम में। तो मुझे कहती है मैंने पहली दफा फॉग देखी है, तो बड़ी खुश हो रही थी। मैंने कहा आपने तो पहली दफा देखी, हम भी 10 महीने बाद देख रहे हैं। तो ये मामलात हैं जी मौसम के हवाले से। और मौसम इस वक्त अपने जोबन पर है। दिसंबर अपना जो रंग है वो दिखा रहा है। कुछ लोगों के जो मिजाज हैं वो बड़े खुश हैं, लेकिन वहीं पे कुछ लोग उदास भी हो जाते हैं इस मौसम को देखकर, क्योंकि आप इस मौसम को देखें ना तो जो दिन है वो बड़े छोटे हो जाते हैं, रातें बड़ी लंबी हैं। 4 बजे आप देखेंगे, 3:30 बजे के करीब वो सूरज मुकम्मल तौर पे गुरूब हो जाता है और अंधेरा होना शुरू हो जाता है। तो दिन का जो टाइम है वो बहुत कम है और रात एक तवील रात है। तो फिर इसलिए कुछ लोगों को ये मौसम बड़ा एंजाइटी भी लेकर आता है और उनके लिए बड़े मसाइल भी लेकर आता है। और वहीं पर कुछ लोग हैं जो रात को जागने के शौकीन हैं, महफिलों में बैठने वाले हैं। जिस तरह से आसिम साहब ने कहा जी शादियों का सीज़न है, तो शादियों का सीज़न चल रहा है, दोस्तों की बारबेक्यू पार्टीज चल रही हैं, क्योंकि ये मौसम इन सब चीज़ों के लिए बेहतरीन मौसम है। अच्छा, अब गौर ये बताइएगा कि हेल्थ सेक्टर को भी आप कवर करते हैं, कि क्योंकि अभी खुश्क मौसम है, बारिशें उस तरह हुई नहीं है, तो बीमारियों के बारे में ज़रा बताइएगा कि उसके लोगों का फिर रश जो है वो लग जाता है इमरजेंसीज़ में भी, कुछ स्मोक की वजह से थ्रोट इरिटेशन, आइज़ में भी आपके इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल। इस बार जो चीज़ देखने में आई है हेल्थ सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर पूरे तरीके से पिछले 3 माह में दबाव में है। उसकी बुनियादी तौर पर वजह है कि आपने मौसम की एक ट्रांजिशन देखी है और इस ट्रांजिशन में आपको एक भी बारिश नहीं मिली है अभी तक। मुल्तान में कोई बारिश नहीं हुई है, जनूबी पंजाब में कोई बारिश नहीं हुई है। आपने स्मोक भी आप साथ देख रहे हैं, अब आप फोग जैसे मामलात भी आ गए हैं। तो ये दोनों चीज़ों का मिक्सचर है। माहौलियाती आलूदगी के हवाले से इंडेक्स हम रोज़ बता रहे हैं नाजरीन को और उसको हम रिपोर्ट भी कर रहे हैं। तो रोज़ हर गुजरते दिन के साथ मुल्तान का जो इन्वायरमेंट है वो ख़राब होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुल्तान का कभी दूसरा नंबर होता है, कभी तीसरा नंबर होता है। उसके नतीजे ये निकल रहे हैं कि वायरल इन्फेक्शंस पूरे तरीके से फैल चुके हैं और इतने शदीद वायरल इन्फेक्शंस हैं। आप निश्तर हॉस्पिटल हो या कोई भी शहबाज शरीफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो या दीगर बड़े हॉस्पिटल्स हो, तमाम हॉस्पिटल्स, प्राइवेट क्लिनिक्स जो है वो इस वक्त भरे हुए हैं मरीज़ों से। और वायरल इन्फेक्शन यही है कि आपको बुखार होगा या आपको गला ख़राब होगा और वही आपको 15 से 20 दिन ले जाएगा और वो शदीद किस्म के आपकी कंडीशन हो जाती है उसमें। और उसमें डॉक्टर्स के पास भी उसके लिए कोई प्रॉपर जो मेडिसिन है। चाह रहा था कि पहले जो है वो शुरू में मुश्किलात आ रही थी वायरल इन्फेक्शन के हवाले से, कि इसकी तशखीस भी नहीं हो पा रही थी कि ये किस तरह की बीमारी है, क्या है, तो उस हवाले से पता चलाया जा सके कि इसका एंटीबायोटिक्स देने हैं या जो हमारे फीवर के लिए जो मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं, पैनाडोल या इस तरह की जो हमारे घरों में मौजूद होती हैं, उस तरह से इसको सबसाइड करना है। अच्छा, पहले ना एक चीज़ बड़ी डिस्कस हो रही थी कि यार डेंगू के हवाले से हम इसको जो है डॉक्टर्स भी इसको जो ट्रीटमेंट कर रहे थे वो पैनाडोल के ज़रिए करने की कोशिश कर रहे थे, पैरासीटामोल के ज़रिए, कि डेंगू है, प्लेटलेट्स डाउन हो रहे हैं, इस तरह की चीज़ें। तो अब डेंगू की सूरत हाल तो कंट्रोल में आ गई है, क्योंकि मौसम जैसे ही मौसम की शिद्दत होती है 15 दिसंबर के बाद या नवंबर के बाद जो है वो डाउन होना शुरू हो जाता है। अब डेली का 2 या 3 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं।
तो अगर डेंगू होता तो फिर ये जो वायरल इन्फेक्शंस के केसेस हैं ये भी कम होते अगर ये डेंगू इनको शुमार किया जा रहा था, लेकिन वो अपनी सतह पर मौजूद हैं। अस्पतालों में वार्ड नंबर निश्तर की अगर बात की जाए, वार्ड नंबर 8, 10, 12, 14 ये मेडिसिन के वार्ड हैं। बुनियादी तौर पर जो भी इस तरह की सूरत होती है तो तमाम मरीजों को वहाँ पर शिफ्ट किया जाता है। ये मेडिसिन के वार्ड मुकम्मल तौर पर अभी भी भरे हुए हैं। प्राइवेट क्लिनिक्स पे जो मरीज़ जा रहे हैं वो इतनी बुरी हालत में जा रहे हैं, शदीद हालत में जा रहे हैं कि उन्हें महसूस होता है कि यार ये कोई बड़ा ही कोई मामला हो गया है। और वो अगर कोई भी वायरल इन्फेक्शन का शिकार होता है तो 12 से 15 दिन के लिए उसकी कंडीशन बड़ी वरेस्ट हो जाती है। तो वो घर पर मौजूद होता है, बस उसका एक पीरियड है, टाइम पीरियड है 15 दिन का, आपको गुजारना है और आपको हिम्मत से काम लेना है, क्योंकि जो लोग हैं ना वो इसमें सबसे अहम बात ये हिम्मत हार जाते हैं। अच्छा, स्मोक के हवाले से ज़रा बताइएगा कि अब हम देख रहे हैं कि उसको कर्व करने के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इकदाम किए गए। EPA का इदारा जो है वो काफ़ी फ़ाल नज़र आया हमें। इस वक्त कोई किसी चीज़ पर ममानियत भी है? जैसे हम बारबेक्यूज़ की बात कर रहे थे, लोग एंजॉय तो करें, लेकिन क्या रात को दुकानों की इजाज़त है कि आप कर सकते हैं उस तरह जो बाहर स्मोक के हवाले से कुछ किए जा रहे थे कि स्मोक नहीं होना चाहिए, गाड़ियों के मिशन के हवाले से भी किए जा रहे थे, कुछ सख्त इकदाम उठाए जा रहे थे? बिल्कुल, EPI पूरे पंजाब में मुतारिक है। मरीम नवाज साहिबा का ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है वेदर को लेकर और स्मोक को लेकर, ये इन तमाम मामलात को। इसी तरह से आपने वेस्ट कलेक्शन के निज़ाम को देखा जिसकी दुनिया भर में पजीराई हो रही है। ये तमाम जो चीज़ें वो रिलेट करती हैं। अब हुकूमत जो है वेस्ट कलेक्शन के हवाले से भी इस तरफ जा रही है कि इस वेस्ट को ठिकाने लगाना, ये भी तो इन्वायरमेंट के लिए एक बड़ा ख़तरा बनता जा रहा है। और इतना वेस्ट, इतना कूड़े करकट को अगर यूटिलाइज़ किया जाए एनर्जी सेक्टर में, तो ये भी हुकूमत का ये EPI के थ्रू ही एक प्रोजेक्ट हो सकता है जिसके ऊपर वो काम कर रही है। साथ ही जो स्मोक के हवाले से, तदारुक के हवाले से, इक़दाम के हवाले से बात की जाए तो मुल्तान में भी हमने देखा कि जो भट्टा जात थे जो सबसे ज़्यादा स्मोक का ज़रिया बनते थे, उनके ख़िलाफ़ EPI की जानिब से ऑपरेशन शुरू किया गया। जो ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर भट्टा जात थे वो इस वक्त चल रहे हैं, दीगर जो आम भट्टा जात थे उनके ऊपर क्रैकडाउन किया गया। इसी तरह इंडस्ट्री को भी EPI जो है वो अगर मेरे से अगर आप पूछेंगे जिस तरह से लाहौर में मुतारिक नज़र आई, दीगर शहरों में नजर आई, EPI मुल्तान में उस तरह से मुतारिक नहीं थी। अच्छा। और उसके नताइज ये निकले कि लाहौर इस वक्त अगर इस बार देखा जाए तो लाहौर में जो स्मोक के मामलात हैं वो कंट्रोल में रहे हैं। आपने देखा कि वो उस तरह से लाइमलाइट में खबरों में नहीं आया, लेकिन मुल्तान जो था वो टॉप पर रहा है। बिल्कुल। उसकी वजह यही है कि EPI की जानिब से जो यहाँ पर जिस तरह से इक़दाम होने चाहिए थे, जिस तरह से बड़ा सिटी है हमारा, उस तरह से यहाँ पे EPI का सेक्रेटेरिएट मौजूद नहीं है जिस तरह से होना चाहिए। एक डिप्टी डायरेक्टर की सीट है, उसके नीचे थोड़ा सा एक अमला है इन्होंने बनाया हुआ है और वो भी कंप्लाइंस ही करता हुआ दिखाई देता है। जो भी हेडक्वार्टर से आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस मिलती है, अगर आप उनको ही कंप्लाइंस कर लें और दो तरह के फ़ोटो सेशन के तौर पर ही भेज दें अपनी परफॉर्मेंस के तौर पर, तो ये भी उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा, गौहर आप फॉरकास्ट के हवाले से ज़रा बताइएगा कि आगे आने वाला मौसम अब आगे किस तरह होता जाएगा? हम देख रहे हैं कि कोई बारिश की पेशेनगोई है या अभी इसी तरह ही मौसम खुश्क रहेगा? जी, अभी तक तो महकमा मौसमियात की जानिब से किसी किस्म की बारिश की पेशेनगोई नहीं की गई है, लेकिन ये जो स्मोक और फॉग का सिलसिला शुरू हुआ है ये इसी तरह से बरकरार रहेगा। मोटरवेज़ की सिचुएशन आपके सामने है। मोटरवेज़ जो है वो मेरे ख्याल से कुछ 6-7 बजे बंद कर दिए जाते हैं और वो बंद करना एक ज़रूरी भी है, क्योंकि हद निगाह जो थी रात, अगर पहली रात मुल्तान में कहा जाए तो वो कल की थी जिस दिन आपको फोग ही फोग नज़र आई थी। 6 बजे फोग का विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो हो गई थी। और ऐसे में ट्रैवलिंग के हवाले से भी परहेज़ करें, गैर ज़रूरी तौर पर जो बाहर निकलने से भी परहेज़ करें। आपको ज़रूरी हो, दफ्तरी औकात में आपने जाना हो तो आप जाएं। ये जो आपने आउटिंग का सिलसिला शुरू किया और लॉन्ग ड्राइव के ऊपर आप निकल जाते हैं, आपको काम नहीं होता, लेकिन आप कहते हैं हम आउटिंग के लिए निकल रहे हैं, तो ये आउटिंग का मौसम उस तरह से नहीं है। आप फैमिली गैदरिंग्स कर सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस पर जो लॉन्ग रूट्स हैं, क्योंकि जो तिहामा मुल्तान में स्मोक है सिटी के अंदर, अगर इसके मुल्तान के एरिया से बाउंड्री से आप बाहर निकलेंगे तो ये वहाँ पर डबल है। ये आप जहन में रखें। अगर मुल्तान सिटी में विजिबिलिटी की सूरत हाल ये है जहाँ पर मकानात हैं, जहाँ पर इमारतें हैं, बिल्डिंग्स हैं, स्मोक जो है उस तरह से नहीं, फॉग उस तरह से नज़र नहीं आती, तो खुले मैदानी इलाकों में तो ये बहुत ज़्यादा शदीद होती है। और बकाया मुल्तान की जो बाउंड्री वाल के अलावा सारा ये मैदानी इलाका है, तो आप परहेज़ करें। इसीलिए हम ये देखते हैं ना कि बाहर तो यार क्लियर है, और जैसे ही हम जो है अपना बाईपास क्रॉस करते हैं
तो आप देखते हैं। अच्छा, ये हमारे कुछ दोस्त भी दफ्तर के सुन रहे होंगे, वो भी कुछ प्लान, बहरहाल हमारे दफ्तर के प्लान्स जो हैं वो इसलिए बनाए जाते हैं कि उसने कभी पूरा नहीं होता, लेकिन प्लान बनाए जा रहे हैं कि तरह चलते हैं कि मरी शरी घूम के आते हैं। तो इस तरह के प्लान्स भी हर घर में बन रहे होते हैं। तो इस मौसम में क्या सफ़र करना चाहिए, जैसे आप मना कर रहे हैं, और हुकूमती इसके ऊपर क्या क्या जो है वो कहा गया है कि आप सफ़र करेंगे, अभी इजाज़त नहीं है हुकूमत? बिल्कुल जी, हुकूमत की जानिब से यही इकदाम हो सकते हैं जो हुकूमत की जानिब से किए जा रहे हैं, और मोटरवे पुलिस की जानिब से हो जाते हैं, IG मोटरवे की जानिब से हिदायत हो सकती है। वो यही हिदायत होती है कि यार आप मोटरवे क्लोज कर दें, लेकिन लोग हाईवेज को यूज़ करते हैं। हाईवेज को मुकम्मल तौर पर शट डाउन नहीं किया जा सकता। उसकी बुनियादी तौर पर वजह यह है कि लोगों ने इमरजेंसी में ट्रैवल भी करना होता है। तो बुनियादी तौर पर आपको चाहिए यही कि आपको अगर इमरजेंसी हो तो आप ट्रैवल करें, अगर गैर ज़रूरी तौर पर आप सफ़र करें तो ये आप अपने साथ भी ज़्यादती कर रहे हैं, और इर्द गिर्द वालों के साथ भी जो है वो किसी और को भी आप नुकसान पहुंचा सकते हैं। उस एक छोटी सी इंजॉयमेंट के लिए अगर ज़िंदगी भर के लिए किसी किस्म की आपको माजूरी मिल जाए, या आपका कोई प्यारा जो है वो अपनी जान से चला जाए, तो ये बड़ा ही ये कलमिया होगा। और आपने पिछले 2 दिनों में देखा भी है, मुल्तान के मोटरवे के ऊपर हादसात रोनुमा हुए हैं। उसी को लेकर ये फैसला किया गया कि मोटरवे को बंद किया जाए। और आपके लिए एक और आज भी हम खबर है कि आज उम्मीद है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा जो है वो मुल्तान का दौरा करने जा रही हैं। अगर मौसम की ही ऊपर डिपेंड करता है वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा का दौरा, मौसम की सूरत हाल बेहतर हुई, अगर उनकी जो है, क्योंकि एयरपोर्ट पे भी जो फ़्लाइट ऑपरेशन है इस वक्त मुतासिर है, ट्रेन शेड्यूल है वो मुतासिर है, ओवरऑल अगर आप देखें ट्रांसपोर्ट की हड़ताल तो वैसे ही जारी है, वो मुतालबात अभी तक हुकूमत की जानिब से पूरे नहीं हुए। तो उम्मीद है आज एक शेड्यूल जारी हुआ है, और शेड्यूल के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब ने मुल्तान का दौरा करना है। वो सेहत की सहूलियात की भी इंस्पेक्शन के लिए निश्तर हॉस्पिटल का भी विज़िट कर सकती हैं, और जो मुल्तान के प्रोजेक्ट्स हैं जिनको कमिश्नर मुल्तान लेकर चल रहे हैं वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की हिदायत पर, इसमें मुल्तान एवेन्यू का मंसूबा, और आप नादरुन बाईपास पर जो हमने डिस्कस भी किया था आपके कि ट्रैफिक सिग्नल्स लगाए गए हैं, वहाँ पर भी तख्ती लगा दी गई है कि वज़ीर आला पंजाब उसका इफ्तिताह कर सकती हैं। इसके साथ ही वज़ीर आला पंजाब ने जो है नवाज शरीफ ज़रिए यूनिवर्सिटी में जिन तुलबा और तालबात ने जो है वो वज़ीर आला पंजाब इंटर्नशिप प्रोग्राम एक शुरू किया गया, ये बच्चों के लिए बड़ा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम था वज़ीर आला का, उसके हवाले से जो असनाद हैं और उनको जो सर्टिफिकेशन है वो करनी है। इसके अलावा उन्हें चेक्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं लैपटॉप्स के हवाले से जिन्होंने पोजीशन हासिल की। और एक वज़ीर आला का एक और प्रोग्राम है कि एग्री मॉल प्रोग्राम, वो आपको अंदाज़ा होगा, जिस पे हमने पुराना शुजाबाद रोड के ऊपर एक पूरी बिल्डिंग स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, जहाँ पर आपको होल सेल रेट के ऊपर तमाम चीज़ें जो है एग्रीकल्चर के हवाले से दस्तियाब होंगी। जो मिडल मैन है उसे दरमियान से निकाला जा रहा है, जो प्रॉफिट लेता था, और डायरेक्ट आवाम से रब्ता कायम करने की कोशिश है। उस प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह कर सकते हैं। अच्छा, ये इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। ये जो फार्मर्स मार्केट बनाई जा रही है जिसमें मिडिल मैन को जो है वो हटाया जा रहा है, इसकी क्या डिटेल्स हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि ये उस तरह इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा, लेकिन अभी एक एग्री मॉल बनाया गया, इस तरह के दीगर भी बनाने हैं, या वही उसी को ही थोड़ा सा जो है वो वसी किया जाएगा? अच्छा, ये ना मल्टी, क्योंकि आपके लिए शहर के लिए अगर एक पॉइंट पर आप एक ये मॉल बना रहे हैं तो ये ना काफ़ी है। आपके पास पहले अगर देखा जाए तो आपके पास पूरी गौहर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पर जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त तो एक ब्रेक का नाज़रीन, इसी बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हमने वेदर की सूरत हाल पे जो है वो तफसीलन गुफ्तगू की। इसी के साथ साथ गौहर साहब ने जो है वो ख़बर ब्रेक की कि मरीम नवाज साहिबा शायद जो है वो आज मुल्तान का दौरा करें और डिफरेंट जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनका इफ्तिताह भी करना है। कुछ लैपटॉप्स और जो चेक्स हैं वो भी तकसीम करने हैं जो स्टूडेंट्स में जिन्होंने नुमाया कारकर्दगी जो है वो दिखाई है। इसी के साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि वासा के अंदर जो है वो डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट है। उस हवाले से तफसीलन जो है वो गुफ्तगू करते हैं गौहर से। गौहर ये बताएगा कि वासा कि जो डिजिटलाइजेशन है उसके प्रोसेस के बारे में बताइएगा। दूसरा ये भी बताइएगा कि वो जो 20 अरब का फ़ंड मुख्तस किया गया था उसका क्या बना, वो आ गया है, उसकी वजह से डिफरेंट लाइंस जो है वो डाली जा रही हैं नई? बिल्कुल जी, वासा मुल्तान के लिए जो है 20 अरब से ज़ायद के जो फंड्स हैं वो मुख्तस किए गए थे, और उसमें इस वक्त ये प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है। जो भी टेंडरिंग प्रोसेस है वासा इस वक्त उसके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, और आइंदा चंद दिनों में ये अमल भी मुकम्मल हो जाएगा। साथ ही पंजाब हुकूमत की जानिब से वासा का जो एरिया है उसे इंक्रीज़ करने के हवाले से भी काम किया गया है। पूरे पंजाब में जो नए वासा हैं 11 से 12 के करीब उन्हें तश्कील दिया गया, जिनमें वासा की फ़ैसिलिटी हम इससे पहले अगर देखते हैं जो और अजला थे जिनमें खाने वाल हो गया, इसके साथ साथ आप देख लें
मुजफ्फरगढ़ हो गया, रहीम यार ख़ान हो गया, इन इलाकों में वासा मौजूद नहीं था। इनमें जो वासा के हवाले से जो सर्विस थी पानी और सीवरेज के हवाले से, वो म्यूनसिपल कमेटी देखा करती थी या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन देखा करती थी। तो अब जो है इन नए वासात को तश्कील दिया गया है। अब आप देखेंगे कि मुजफ्फरगढ़ में भी वासात को फ़ाल किया जा रहा है। वहीं पर एक डिजिटलाइजेशन का भी अमल शुरू कर दिया गया है। पंजाब लेवल के ऊपर वासा के जो मामलात हैं उन्हें देखा जाएगा, सेंट्रलाइज किया जा रहा है। इसीलिए डिजिटलाइजेशन का अमल एक शुरू किया गया था वासा में, और इसी हवाले से वासा मुल्तान को भी हिदायत की गई थी, जिसके तहत गुज़िश्ता रोज़ एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि आप हैरान होंगे कि 21वीं सदी में भी हमारे पास जो वासा और सैनिटेशन का हमारा एक इदारा था उसकी अपनी वेबसाइट ही मौजूद नहीं थी। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आज के दौर में एक इदारा हो जहाँ पर सब कुछ ऑनलाइन हो रहा हो और ई फॉल्स के ज़रिए हुकूमत काम करने की कोशिश करे, वहीं पर एक इदारा हो जिसकी अपनी वेबसाइट ही मौजूद नहीं है, वहाँ पर एक इदारा हो जिसकी अपनी ऐप ही मौजूद नहीं है, उसका माहाना की जो आमदन है वो करोड़ों रुपए में हो, और उसके जो फंड्स हों वो भी इसी तरह से अरबों रुपए के फंड्स हों, लेकिन वो एक अपनी ऐप नहीं बना सकता, ऑनलाइन अपने सार्फिन से रब्ता नहीं कायम कर सकता। चलें, देर आए दुरुस्त आए, वासा ने अपनी वेबसाइट का बना दी है, जिसके ऊपर आप वेदर अपडेट भी हासिल कर सकते हैं डिजिटलाइजेशन के हवाले से। उसके ऊपर एक अच्छी चीज़ ये देखने में आई है कि जिन चीज़ों के हवाले से हमेशा से हम सहाफ़ी महरूम रहे हैं और मुल्तान के लोग सार्फिन महरूम रहे हैं, यार अगर आप बिल भर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इस इदारे के पास कितने पैसे हैं और इस फंड्स को ये किस तरह से यूटिलाइज़ कर रहा है और कौन सी स्कीम है, उसकी क्या प्रोग्रेस है। तो ये नए एमडी वासा है, उनका ये एक इनिशिएटिव है, और शानदार ऑफिसर हैं जो नए एमडी वासा भी हाल ही में तैनात हुए हैं, उनकी जानिब से ये तमाम तर जो तफसीलात हैं उसे वेबसाइट पर शाया करने के हवाले से हिदायत जारी की गई, और उन्होंने इस वादे को पूरा भी कर दिया है। अब आप वासा मुल्तान की वेबसाइट लिखेंगे आपको पता चलेगा कि स्कीम का क्या स्टेटस है। जिस चीज़ के लिए हम परेशान होते थे यार इसका कितना वर्क हो गया, वो हमें एक अंदाजे के तौर पर इसका 50% हो गया है, इसकी यूटिलाइजेशन फंड्स की इतनी हो गई है। तो अब उसकी जो है ना, आप हफ्तावार उसको डाटा को अपडेट भी किया जाएगा स्टेटस वाइज, जो जिस तरह भी काम हो रहा होगा, तो आप वहाँ से डाटा भी ले सकते हैं और अपने जो फंड्स हैं, जो अवामी फंड्स हैं, उनकी यूटिलाइजेशन के हवाले से आपको तमाम तर मालूमात मिलेगी। अच्छा गौहर, ये बताएं कि जैसे आप बता रहे हैं कि डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, वेबसाइट बना दी गई है, उसके ऊपर हम देख सकते हैं कि किसका कौन सा फंड जो है वो कहाँ पर लगा। इस वक्त अगर हम नए जो एमडी वासा आ चुके हैं उनके तरजीहात में क्या क्या है? एक तो डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस तो हमें नज़र आ गया, दूसरा हम देख रहे हैं कि 65% लाइन्स, आपने खुद बताया कि मुल्तान में 75 से 70% लाइन्स जो हैं वो गैर फ़ाल हैं, उनको दोबारा बनाने की ज़रूरत है ताकि जो हमारा जो कटरों का निज़ाम है उसको बेहतर किया जा सके। तो उस हवाले से क्या क्या किया जा रहा है? बिल्कुल जी, ये जो पंजाब हुकूमत की जानिब से वज़ीर आला मरीम नवाज़ की जानिब से स्पेशल तौर पर जो फंड्स दिए गए, जिनका आपने पहले जिक्र किया है, वो इसीलिए दिए गए हैं कि मेजर जो मामलात हैं उन्हें दुरुस्त किया जाए। और जो नए एमडी वासा हैं जिन्होंने हाल ही में चार्ज लिया है, अभी वो विजिट्स कर रहे थे, कल मैं उनके साथ ही मेरी मुलाकात हुई है, तो बड़े फोकस दिखाई देते हैं डिजिटलाइजेशन की तरफ। डिजिटलाइजेशन की तरफ उनका बड़ा ही ज़्यादा वो रोल है। आप ये देखें ना, उनका चार्ज लेते उन्होंने वेबसाइट बना दी और अगले 2 से 3 दिनों में जो ऐप है वासा की वो फाल हो जाएगी, जिसके ज़रिए आप ऐप के ज़रिए रब्ता कायम करें। और आपकी पहले मामला यही था कि जो भी आप कंप्लेन कर रहे हैं उसका ट्रैकिंग का निज़ाम मौजूद नहीं था। जब ट्रैकिंग का निज़ाम नहीं है तो कोई जवाबदेही भी नहीं है कि कौन सी कंप्लेन आई, उसका स्टेटस क्या है, तो अब वो स्टेटस भी मालूम करें। और एक अच्छी चीज़ ये होने जा रही है कि वासा मुल्तान की जानिब से पहली दफ़ा तारीख़ में अपने जो है वो सर्विसेज सेंटर कायम किए जाएंगे। अच्छा। आप सर्विसेज सेंटर्स के किस तरह से होंगे, जिस तरह से आपने मैपको के सर्विस सेंटर देखे हैं, मुख्तलिफ मकामात पर कायम किए गए हैं, जहाँ पर लोग जाकर अपने बिल को दुरुस्त भी करवा सकते हैं, बिल को भर भी सकते हैं। इसके साथ साथ आप वहाँ पर सर्विसेज के हवाले से कंप्लेन भी कर सकते हैं, और आपने नए कनेक्शन के हवाले से कोई दरख्वास्त देनी हो तो वो भी कर सकते हैं। और इसके हवाले से 2-3 साइट्स हैं, उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। शहर में 3 के करीब जो सर्विस सेंटर है उनको बनाने के हवाले से प्लान है। कल हमारी एमडी वासा से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि एक आपका ईदगाह के ऊपर एक खूबसूरत लैंड वासा की मौजूद है, वहाँ पर एक सर्विस सेंटर जो है वो बनाया जाएगा, प्रोमिनेंट होगा, आपको वासा के दफ्तर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और एक ही इसी तरह से मुमताज़ाबाद में एक बड़ा एरिया है जो सर्व करता है, वहाँ पर वासा की लैंड मौजूद है, छोटा सा सर्विस सेंटर बनाया जाएगा जहाँ पर टीम जो है 24 घंटे मौजूद होंगी। इसी तरह से पुराना शुजाबाद की एक साइट को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, वहाँ पर भी ये तीनों एरिया है जो पूरे मुल्तान को कवर कर सकते हैं।
तो यहाँ पर सर्विस सेंटर्स बनाने के हवाले से इकदाम किए जा रहे हैं। ये डिजिटलाइजेशन की जानिब ये बड़ा अहम कदम है। और ये जो आप तरजीहात पूछ रहे थे MD वासा की, ये तरजीहात हैं। और ये मैं तो ये कहूँगा काश ये पहले जो MDs हमारे पास नहीं हैं, इतना अरसे से ये इदारा कायम है 1900 कुछ से, तो अगर ये तरजीहात होती तो ये बड़ा अच्छा होता। अच्छा, जब भी पहले भी हम लोग भी जब ग्राउंड पर प्रोग्राम करने जाते थे और वासा के हुकाम से जो है वो गुफ्तगू की जाती थी, तो उनका यही कहा जाता था कि हमारे पास तो फंड्स ही नहीं है, तो अब फंड्स किस तरह आएंगे और इसका पूरा लाहेअमल किस तरह होगा। सर्विस सेंटर बना देना, लेकिन अवाम के मसाइल अगर हल नहीं होंगे सर्विस सेंटर पे, तो फिर उस बनाने का क्या फ़ायदा होगा। इस हवाले से तफसीलन हमें बताइएगा, लेकिन इस वक्त तो एक ब्रेक का, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम वासा के मसाइल के ऊपर जो है वो गुफ्तगू कर रहे थे। जैसे गौहर ने बताया कि इस वक्त जो है वो तरजीहात में शामिल है कि सर्विस सेंटर्स बनाए जाएं और जो है वो डिजिटलाइज़ किया जाए सारे जो वासा का हमारा महकमा है, ताकि लोगों को पता चल सके कि इस वक्त उनके फ़ंड्स जो हैं वो कहाँ पर यूटिलाइज़ हो रहे हैं। इस वाले तफसील में गुफ्तगू करेंगे, लेकिन हमारे साथ राना सलमान ज़मीर मौजूद हैं जो कि हमें वेजिटेबल और फ्रूट्स के रेट से आगाह करेंगे। जी सलमान, क्या सूरत हाल है जी मार्केट की? मुल्तान शहर में खुद साख्ता महंगाई जो है वो अरूज पर जा चुकी है और खुद साख्ता महंगाई की वजह से शहरी जो है वो परेशान है। खुद साख्ता महंगाई करने वाले अनासर जो हैं वो इस वक्त पे लगाम है, क्योंकि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स जो है वो गैर फाल नज़र आते हैं। बात करेंगे सरकारी रेट लिस्ट की, तो सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक इस वक्त जो अदरक है वो 270 है, भिंडी तोरी जो है वो 130 और टमाटर जो है वो 38 रुपये उसका रेट जो वो मुख्तस किया गया। मगर मार्केट के अंदर इस वक्त अदरक जो है वो 350 है, भिंडी तोरी 180, जबकि टमाटर जो है वो 50 रुपये किलो तक जो फ़रोख्त किया जा रहा है। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक प्याज का रेट 78 है, और जबकि बंद गोभी 60, पालक जो है वो 30, जबकि चुकंदर जो है वो 56 रुपये उसका रेट जो है वो मुख्तस किया गया। मगर मार्केट के अंदर इस वक्त प्याज 90, बंद गोभी जो है वो 80 और पालक 50, जबकि चुकंदर जो है वो 60 रुपये किलो तक जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक सुहांजना 260, शिमला मिर्च जो है वो 146 और गाजर जो है वो 66, जबकि लहसुन जो है वो 382 रुपये उसका रेट जो है वो मुख्तस किया गया है। फलों की बात करते चले तो आम शहरी के लिए इस वक्त फल ख़रीदना भी एक ख्वाब बन चुका है। और सुंदरखानी अंगूर का जो सरकारी रेट लिस्ट है वो 580 रुपये है, लड़काना अमरूद का सरकारी रेट 200 रुपये, कंदारी अनार का सरकारी रेट जो वो 550 रुपये है। मगर मार्केट के अंदर इस वक्त सुंदरखानी अंगूर जो है वो 700 रुपये, लड़काना का अमरूद जो है वो 250 रुपये, और सुंदर इसी के साथ ही कंधारी अनार की बात करते चले तो वो इस वक्त 650 रुपये उसका रेट जो मुख्तस किया गया है। सरकारी रेट जिसके मुताबिक सेब जो है वो 318 रुपये है, चीकू 230 रुपये है, शकरकंदी जो है वो 110 रुपये है। मार्केट में सेब जो है वो इस वक्त 350 है, चीकू 260 और जबकि शकरकंदी जो है वो 150 रुपये किलो तक जो है फ़रोख्त की जा रही है। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक अगर मैं किन्नू की बात करूँ तो वो इस वक्त 150 है और फ्रूटर 120 है, जबकि केले जो है वो 125 रुपये दर्जन जो है उनका रेट मुख्तस किया गया है। इंतज़ामिया से गुजारिश की जाती है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को फाल करें ताकि शहरी सस्ती और मियारी सब्जियाँ खरीद सकें। जी जी बहुत शुक्रिया सलमान साहब, आपने तफसीलन आगाह किया कि इस वक्त मार्केट की क्या सूरत हाल है। जैसे नाज़रीन सलमान बता रहे थे कि इस वक्त खुद साख्ता महंगाई जो है वो अरूज पर है, और उम्मीद करते हैं कि जल्द अज जल्द इस महंगाई को जो है वो कम करने में इंतज़ामिया और हुकूमत जो है वो कामयाब होगी, और ताकि लोगों को जो है वो सस्ती और मयारी चीज़ें जो है वो मिलना शुरू हो जाएँ। गौहर, हम वासा के हवाले से जो है वो गुफ्तगू कर रहे थे। मैं चाहूँगा कि ज़रा वो जो सर्विस सेंटर्स के बारे में आप बता रहे थे कि बहाल कर देंगे, लेकिन अगर उधर मसाइल ही लोगों के हल नहीं होंगे तो उनको बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। पहले भी हम हुकाम जब बात करें तो कहते थे हमारे पास फंड्स नहीं है, किस तरह जो है वो हम काम कर सकते हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त निशानदेही की है, लेकिन एक अच्छी पेशरफ्त इसे हम शुमार करेंगे कि सर्विसेज सेंटर जो है वो मौजूद ही नहीं थे। उनकी तरफ चलो किसी ने तवज्जो तो दी है यार, इस मसले को जाना तो है कि शहर की जो आबादी है तकरीबन कोई 40 लाख 45 लाख से ज़ायद आबादी है, उनकी एक वासा मुल्तान के दफ्तर में मसाइल हल नहीं हो सकते। लोगों के मसाइल ज़्यादा बड़े भी नहीं होते, बुनियादी तौर पर कनेक्शन के मसाइल होते हैं, छोटी मोटी लाइन ब्लॉकेज की होती है। आपके पास इतना स्टाफ तो मौजूद होता है कि जिसको आप डिप्लॉय करके फौरी तौर पर जो है वो आप जो सर्विसेज हैं उन्हें बहाल कर दें। आपके पास शक्कर मशीनें हैं, जायका ने आपको, जापान ने जो है वासा मुल्तान को बड़ा अपलिफ्ट किया है। आपने जदीद मशीनरी देखी होगी, वाइट कलर की गाड़ियाँ फिरती हुई दिखाई देती होंगी। ये जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है जो पूरे पंजाब में मेरे ख्याल से लाहौर के पास मौजूद है या मुल्तान के पास। उम्मीद करते हैं कि उम्मीद है कि ये अच्छा होगा, शहरियों के जो है वो मसाइल हल होंगे। बिल्कुल। पोलियो के वैक्सीनेशन के बारे में ज़रा बताइएगा कि एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन हम देख रहे हैं कि उसमें बतदरीज कमी आ रही है, लेकिन अभी भी इक्का दुक्का केसेस हमें नज़र आते हैं। पोलियो
की कैंपेन का जो है वो दोबारा आगाज़ कर दिया गया है, उसकी क्या ग्राउंड रियलिटी है, कितने दिन ये कैंपेन रहेगी और कितने लोगों को जो है वो इस दफ़ा लगाई जाएगी, ये वैक्सीन जो है वो पिलाई जाएगी? बिल्कुल जी, पाकिस्तान का शुमार उन बदनसीब मुल्कों में हम तो कहेंगे किया जाता है कि जहाँ पर आज भी जो है वो पत्थर के ज़माने की जो बीमारियाँ हैं वो मौजूद हैं। उसकी बुनियादी वजह हुकूमत नहीं, हम खुद हैं। बिल्कुल, हम लोगों ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी जिस तरह से देनी चाहिए थी, और अभी तक हम उसको मानने के लिए, तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं। इसके बावजूद भी हुकूमत की जानिब से, आलमी इदारों की जानिब से जो है वो पोलियो की मुहिम जो है वो उसके लिए ख़ुसूसी तौर पर फंडिंग भी की जाती है, और इसी को लेकर मुल्तान समेत जनूब पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में आज से कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ हो गया है। और ये 3 रोज़ पर मुश्तमिल ये पोलियो मुहिम होगी, जिसमें 1 रोज़ इजाफी होगा, जिसके दौरान जो बच्चे रह जाएंगे उनको पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। इस सर्द मौसम के बावजूद, इस धुंध के बावजूद आज पोलियो मुहिम का इफ्तिताह हुआ है और पोलियो टीमें इस वक्त काम कर रही हैं। अहदाफ के हवाले से बात कर लेते हैं तो मुल्तान में 10,20,000 से ज़ायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ रखा गया है, जिनकी उम्र 5 साल से कम है। तो पोलियो टीमें घर घर जाएंगी, ख़वातीन होंगी, बच्चियाँ होंगी, हेल्थ वर्कर्स होंगी, इसके अलावा अवामी मकामात हैं वहाँ पर टीमें तैनात होंगी। और जिस बात निशानदेही हम अभी कर रहे थे कि आज भी पाकिस्तान वो उन ममालिक में मौजूद हैं जहाँ पर पोलियो के केसेस रिपोर्ट होते हैं और लोगों की जानिब से अपने बच्चों को पोलियो की वैक्सीन पिलाने से आज भी इनकार किया जाता है। तो ऐसे इनकारियों के ख़िलाफ़ भी जो है वो तैयारी कर ली गई है, ख़ुसूसी तौर पर सिक्योरिटी भी तैनात की गई है, और जहाँ पर भी इनकार होगा, रेजिस्टेंस होगी, FIR दर्ज की जाएगी, गिरफ़्तार किया जाएगा। और होना भी चाहिए कि हुकूमत इतने वसाइल यूज़ कर रही है और आप अपने बच्चे को, आपके बच्चे को बचाने के लिए फिर अगर एक बच्चा पूरी ज़िंदगी के लिए माजूर हो जाए तो वो पूरे सिस्टम के ऊपर बोझ है, और आपका जो हेल्थ सिस्टम है वो उसका बोझ भी नहीं उठा सकता। तो वालिदैन से अपील यही है कि पोलियो टीमों के साथ ताउन करें। इस सर्दी के बावजूद भी अगर वो आपके पास आ रहे हैं, घर जाके इस मुहिम का भी वो वाला हशर ना करें जिस तरह से आपने सर्विकल कैंसर की मुहिम का हशर किया और आपने उसके हवाले से जो नेगेटिव चीज़ें थी वो देखने में आपको रिपोर्ट हुई, कितनी दुश्वारी का सामना हुआ सर्विकल कैंसर की वैक्सीनेशन के हवाले से। ये बल्कि जो पोलियो टीमें, बल्कि इनका एक अच्छी चीज़ ये है कि मुल्तान में इसके हवाले से कोई ऐसा कोई नेगेटिव केस ये पूछना चाह रहा था कि मुल्तान में जहाँ पर हमारा, अगर हम मुल्तान शहर की बात करें तो यहाँ पर भी क्या इस तरह के मसाइल आते हैं? सिक्योरिटी के हवाले से हम देखते हैं कि काफ़ी हमारे दूर दराज के इलाकों में तो इस तरह के मसाइल होते हैं, क्या इधर जनूबी पंजाब और मुल्तान में भी इस तरह के मसाइल आते हैं सिक्योरिटी के हवाले से खास तौर पर? बिल्कुल जी, आपने जिस बात की निशानदेही की है, परसों हमारी डिप्टी कमिश्नर मुल्तान अभी तैनात हुए, उनसे मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने आकर जो है ना पोलियो के हवाले से जो वैक्सीनेशन है इसका रिकॉर्ड चेक किया तो मुल्तान बड़ा सेफ है इस हवाले से, केसेस के हवाले से भी सेफ है, और जो यहाँ के जो लोग हैं जो पोलियो टीमों के साथ ताउन करते हैं, किसी किस्म का जो डिसमिसल है या वो रिजेक्शन है वो नहीं आता। तो वो कहते हैं कि ये हमारे लिए बड़ा ही एक ब्लेसिंग है। लोग जान गए हैं कि पोलियो के हवाले से जो हुकूमत इक़दामात कर रही है लोगों की सेहत के लिए ही है, उनके बच्चों के लिए ही है। तो इस तरह की सूरत हाल का मुल्तान में सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन इसके बावजूद जो हेल्थ अथॉरिटी है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैं डॉक्टर सोमान ज़िया और उनकी टीम डॉक्टर तैमूर, इस तमाम तर को देखते हैं तो बड़े ज़बरदस्त ऑफिसर्स हैं, काम करने वाले ऑफिसर्स हैं। जो इससे पहले अगर हमने देखा कि वो EPI की कैंपेन थी, उन्होंने उसको कामयाब बनाया। EPI के अहदाफ 107% रहे। ये मुल्तान की तारीख में CEO हेल्थ डॉक्टर सोमान ज़िया, डॉक्टर तैमूर को ये क्रेडिट जाता है कि EPI के जो अहदाफ हैं वो 100% से भी ज़्यादा 107% तक हासिल किए गए। और अब जिस तरह से डॉक्टर सोबान ज़े और डॉक्टर तैमूर इस तमाम तर जो कैंपेन को लेकर चल रहे हैं तो उम्मीद यही है कि जो पोलियो के अहदाफ हैं ये भी इसी तरह से तारीखी अहदाफ हासिल किए जाएंगे। और जो वैक्सीनेशन मुहिम जितनी भी चलती हैं जिनको डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी लीड करती है उसमें मुल्तान जो है वो पूरे पंजाब में लीड करता हुआ दिखाई देगा। मुल्तान जो है वो पूरे पंजाब में लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है और उम्मीद करते हैं कि पोलियो वैक्सीनेशन की जो कैंपेन है इस दफ़ा कामयाब होगी और इस मर्ज़ को जो है वो बिल आखिर जो है वो हराने में कामयाब हो जाएंगे। और बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी का, आपने इन डिटेल जो है हमने डिस्कशन की, वेदर के ऊपर डिस्कशन की, वासा की डिजिटाइजेशन पर डिस्कशन की और पोलियो जैसे मर्ज़ के ऊपर भी हमने तफसीलन गुफ्तगू की। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि प्रोग्राम का पहला हिस्सा जो है वो आपको पसंद आया होगा। ब्रेक के साथ हमारे साथ मज़ीद भी गेस्ट होंगे, सो वी विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे वासा की डिजिटलाइजेशन के ऊपर, इसी के साथ साथ हमने पोलियो वैक्सीनेशन पे तफसीलन जो है वो गुफ्तगू की। लेकिन बहरहाल मेजर टॉपिक हमारा जो आज का रहा वो वेदर के ऊपर हमने तफसीलन गुफ्तगू की। इस वक्त हमारे एक रिपोर्टर जो है वो ऑन फील्ड मौजूद हैं, जो हमें वेदर के हवाले से तफसीलन आगाह करेंगे। जी जनाब, आगाह कीजिएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है वेदर की? जी बिल्कुल, मुल्तान में मोटरवेज़ की सूरत हाल के हवाले से बात करें तो मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में जो है वो शदीद धुंध है, जिसके बायस जो है वो हद निगाह सिफर होने के बायस जो है मोटरवे M4 और M5 को तमाम तो ट्रैफिक के लिए जो है वो बंद कर दिया गया है। एक शहर से दूसरे शहर से जो है वो ज़मीनी राब्ता भी जो है वो भी ख़त्म कर दिया गया। और साथ साथ अगर हम बात करें हाईवे के हवाले से तो हाईवे पर भी शदीद धुंध है, जिसके बायस जो है वो हद निगाह जो है वो काफ़ी सिफर है। और टीमें जो हैं वो पुलिस की वो भी काफ़ी मुतहरिक जो है वो दिखाई दे रही हैं। और साथ साथ मोटरवेज़ की सूरत हाल के हवाले से बात करें तो M4 जो है मुल्तान शेरशाह इंटरचेंज से जो है वो अब्दुल हकीम से जो है वो पिंडी भटियाँ तक जो है वो बंद कर दी गई है। और बात करें M5 के हवाले से, M5 जो है वो शेरशाह इंटरचेंज से जो है वो ज़ाहिर पीर इंटरचेंज तक जो है वो बंद कर दी गई है। मैं इस वक्त शेरशाह इंटरचेंज पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है वो गाड़ियों की लंबी कतारें जो हैं वो भी लग चुकी हैं। शहरी जो है मोटरवे खुलने के इंतज़ार में जो है वो यहाँ पर मौजूद भी हैं। लेकिन मोटरवे हुकाम का ये कहना है कि हद निगाह जब तक बेहतर नहीं हो जाती तो मोटरवे M4 और M5 को जो है वो नहीं खोला जा सकता। और साथ साथ अगर हम बात करें मोटरवे हुकाम का मजीद भी कहना है कि शहरी जो हैं वो घरों से निकलने से पहले अगर जिन्होंने मोटरवे पर सफ़र करना है तो मोटरवे हेल्पलाइन 130 पर रब्ता करके मालूमात हासिल करने के बाद मोटरवे पर सफ़र करें, ताकि किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। जी बहुत शुक्रिया अहमद, आपने तफसीलन आगाह किया कि इस वक्त वेदर की क्या सूरत हाल है और ख़ास तौर पर मोटरवेज़ के हवाले से आपने जो है वो आगाह किया। और शहरियों को ये भी तलकीन की जा रही है कि आप गैर ज़रूरी जो आपका सफ़र है उससे इज्तनाब करें ताकि हादसा से बचा जा सके। अभी पिछले दिनों हमने देखा कि काफ़ी ऐसे बड़े हादसा हुए मोटरवेज़ पर जिससे जानी और माली नुकसान लोगों को हुआ। तो जो हुकूमत की तरफ से हिदायत दी जा रही हैं उन पर अमल करें और अपनी भी सेहत का ख्याल रखें और अपने इर्द के जो लोग दीगर जो रोड्स का इस्तेमाल करें उनकी भी सेहत का जो है वो ख्याल रखें। नाज़रीन, आज के हमने जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे गुफ्तगू करनी है। हमने साइबर क्राइम पे गुफ्तगू करनी है। एक पूरा साइबर क्राइम जो है वो वीक मनाया जा रहा है। लोगों को जो है वो काफ़ी मसला है, हम डिजिटलाइज तो होते जा रहे हैं लेकिन लोगों में अवेयरनेस नहीं है कि किस तरह इन सारी चीज़ों को जो वो इस्तेमाल करना है। पीक ऑर्डिनेंस हमारे पर लागू किया गया है, वो क्या है, इसी के साथ साथ लोग जो है वो डिफरेंट स्कैम से किस तरह बच सकते हैं। तो इस हवाले से तफसील में गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अरसलान खान साहब, जो कि साइबर क्राइम लॉ एक्सपर्ट हैं। इस हवाले से तफसील में गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का लाख लाख शुक्र। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये साइबर क्राइम वीक क्यों मनाया जा रहा है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए, पहली बात तो ये कि क्राइम आपको मुझसे बेहतर जानते हैं कि जिस तरीके से हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज दिन रात एक किए खड़ी हैं, इसकी रेशो को कंट्रोल करने के लिए डेफिनेटली ख़त्म नहीं हो सकता, बट इसको कम किया जा सकता है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, एज़ पर द टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ी, मतलब जो सोशल मीडिया का जो बेदरीग इस्तेमाल फाइन, जो टेक्नोलॉजी के साथ साथ ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम्स या मतलब जिस तरह के मतलब आप इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज़ करते हुए आपने चाहे वो हरेसमेंट के मैटर्स हों चाहे फाइनेंशियल स्कैम्स के मैटर हों, तो डेफिनेटली वो बढ़े। ठीक है, तो जब वो बढ़े तो इट मीन्स साइबर क्राइम की जो डोमेन में आती थी दोनों चीज़ें वो बढ़ती गई। अब मेन एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ व्हाट कि अवेयरनेस नहीं है लोगों को। ठीक है, उनके हाथ में इंफॉर्मेशन सिस्टम मौजूद है, उनके हाथ में सोशल मीडिया गैजेट्स मौजूद हैं, उनके पास सोशल मीडिया अकाउंट्स ज़रूर मौजूद हैं या ऑनलाइन बैंकिंग अकाउंट ज़रूर मौजूद हैं, बट उनके पास अवेयरनेस नहीं है। ठीक है, तो ये जो वीक्स है मैं समझता हूँ ये तो एक बहाना है कि किसी भी तरीके से एक एक्टिविटी की जाए और मैक्सिमम लोगों को अवेयर किया जाए। अच्छा जनाब, जब हम साइबर क्राइम्स की बात करते हैं, साइबर स्पेस की बात करते हैं, तो आज तो एक एक चीज़ जो है वो साइबर होती जा रही है। जब हम बात करें, छोटे से छोटा करियाना स्टोर वाला भी कहता है जी मैं आपको डिलीवरी करके घरों में जो है वो चीज़ें पहुँचा दूँगा, आप मेरे पास उसने अपना पूरा सिस्टम बनाया होता है, वहाँ पर आप उनको ऑर्डर कर सकते हैं। बात करें बड़े बिजनेसेस की तो वो भी ऑनलाइन मौजूद हैं। ई कॉमर्स हमारे यहाँ पर बूमिंग है। अब हम देख रहे हैं कि क्रिप्टो में भी पाकिस्तान जो है वो बहुत उन चंद ममालिक में चाहे जिनको क्रिप्टो जो है वो अडॉप्ट करते जा रहे हैं।
तो ज़रा ये बताइएगा कि इसमें तो हर चीज़ अब साइबर होती जा रही है, तो इसमें जो है वो किस तरह रोकथाम की जा सकती है और इसमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का कितना बड़ा किरदार है? देखिए, नए तरीक़ों से फाइनेंशियल स्कैम्स के फाइनेंशियल जहाँ इसका इस्तेमाल बढ़ रहा है, यूजेस हैं, वहाँ अब्यूजेस भी बिल्कुल। फाइन। जो क्रिमिनल्स जो हैं वो डेफिनेटली दे वांट अ सेफ एग्जिट कि हम क्राइम करें और पकड़े ना जाए, ठीक है। तो साइबर क्राइम कमिट करने के लिए, ठीक है, डेफिनेटली उनकी कोई फिजिकल अपीयरेंस जो है वो इन्वॉल्व नहीं होती, ठीक है। तो जब फिजिकल अपीयरेंस इन्वॉल्व, अभी आजकल हम एक चीज देख रहे हैं कि व्हाट्सएप हैक हो रहा है, ठीक है। अब व्हाट्सएप हैक करके इम्पर्सनेशन की जाती है, ठीक है। अब ये हैक कैसे होता है? आपको कॉल आएगी कि लाइक HEC से कॉल कर रहे हैं, या आपका पार्सल आया है, या आपको कोई स्क्रीन के ऊपर जो है ना आपको कोड दिया जा रहा है, वो काइंडली बता दें। तो मैं आपके चैनल में सबसे पहले तो रिक्वेस्ट करूंगा ऑडियंस से कि खुदारा आपने कोई कोड, कोई जो आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो, वो आपने शेयर नहीं करना। खासतौर पर वो जो OTP आते हैं, वन टाइम पासवर्ड्स या मतलब कोई, अब आपने कर दिया, गलती कर बैठे, किसी भी मजबूरी में थे या किसी परेशानी में थे, आपने बता दिया, ठीक है। तो वो जो रॉन्ग डूअर है, हैकर, अब वो उसकी फिजिकल अपीयरेंस नहीं है आपके साथ, वो दूर दराज इलाके में बैठा था, उसने अटेम्प्ट मारी, आप उसकी अटेम्प्ट में आ गए, डन। उसने आपका व्हाट्सएप, अब आपका व्हाट्सएप भी गया, आपके कॉन्टैक्ट्स भी गए, आपकी चैट्स भी गई। नाउ ही विल स्टार्ट व्हाट, he'll start impersonation, ठीक है। वो impersonation करेगा, वो लोगों को मैसेजेस करेगा, वो आपका डाटा निकालेगा, फाइन, आपकी पर्सनल पिक्चर्स, वीडियोस। तो एक तो अगेन अनदर थिंग कि आपने अपनी पर्सनल पिक्चर्स, वीडियोस, तस्वीर जो है ये अपने मोबाइल फोन में कैप्चर नहीं करनी। इस हवाले से जनाब तफसीलन जो है आगे जाके हम गुफ्तगू करेंगे। अच्छा, अनदर थिंग इज व्हाट, फाइन, एक और चीज, जब वो लोगों को मैसेज करेगा तो स्ट्रेट अवे मैसेज है, ठीक है, कि आप लोगों में से किसी को भी जरूरत नहीं है कि आप किसी फर्दे वाहिद के कहने पे आप बजरिया जैज कैश, बजरिया इजी पैसा ट्रांसफर करें। मैसेज आएंगे, ठीक है, उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में लोगों को कि जनाब इमरजेंसी हो गई है, आप इतने पैसे दे दें। तो स्ट्रेट अवे देखिए, मीडिया इज प्लेइंग अ वेरी वाइटल रोल। मैंने फिर बताया कि ये जो 1 वीक की अवेयरनेस वीक है, तो ये तो एक बहाना है, ठीक है। आप लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं टू अवेयर द जनरल पब्लिक, फाइन। जनाब, जैसे आपने बताया कि व्हाट्सएप हैक हो गया, इसके बाद आगे क्या करना है आपने? इदारों को कैसे कांटेक्ट करना है? कौन से इदारे यहाँ पर आपकी जो है वो मदद कर सकते हैं? FIA है, NCCIA बना दिया गया। सबसे पहले तो अगेन के क्योंकि वो टारगेट करेगा आवाम को, उन्होंने पैसे नहीं देने उसको, ठीक है। अब जिसको मालूम हो गया कि उसका व्हाट्सएप हैक हो चुका है, सबसे पहले XYZ कोई भी अकाउंट हैक हो गया, हाँ जी बिल्कुल, ठीक है, वो ऑनलाइन भी रिपोर्ट कर सकता है, ठीक है, www.nccia.government.pk पे, ठीक है, ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकता है, 1799 पे कॉल भी कर सकता है, और अपने जो मुतलका मतलब जो कंसर्न्ड जो साइबर क्राइम का ऑफिस है अपने इलाके का, अपने एरिया का, अब अगर हम मुल्तान की बात करें, ठीक है, या बहावलपुर, DG खान वगैरह, या इससे खानेवाल वगैरह के जो इजला को जो साइबर क्राइम NCCIA का ऑफिस लगता है, वो लगता है इधर BZU के पास है, जो बिलावल स्ट्रीट, ठीक है, जो पुराना नैब का ऑफिस था, वो अब साइबर क्राइम का ऑफिस है, डन। वहां जाके रिटन एप्लीकेशन दे के जनाब इस तरह मुझे कॉल आई, और कॉल आने के बाद मेरा व्हाट्सएप हैक कर लिया गया ना, और मेरी इंपर्सनेशन हो रही है, और XYZ, वो वहां का स्टाफ आपका ना सिर्फ कंप्लेंट दर्ज वो करेंगे। अब ये कंप्लेंट करना भी क्यों जरूरी है? अल्लाह ना करे आपके व्हाट्सएप से कोई ऐसा कंटेंट शेयर हो जाए, ठीक है, जो लोग तो समझेंगे कि आप हैं, बिल्कुल, ठीक है, तो एटलीस्ट आपने रिपोर्ट लाजमी करना है, ठीक है, मतलब इसमें केयरलेस नहीं होना। लोग अक्सर कहते हैं कि अच्छा यार कोई बात नहीं। अब देखें, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 40+, 50+ एज में है, जिनको मोबाइल फोन, एंड्रॉयड मोबाइल फोन यूज करना नहीं आता, बिल्कुल, ठीक है ना, तो उनको टारगेट करना तो बहुत आसान है। आई एम वेरी सॉरी इन फ्रंट ऑफ यू, मैंने बहुत ज्यादा गजेटेड ऑफिसर को,
ठीक है, रिटायर्ड ऑफिसर्स को जिनके अकाउंट्स में लाखों करोड़ों रुपया पड़ा हुआ था, पेंशन का पड़ा हुआ था, मैंने उनकी जो जॉब के उनके बेनिफिट्स वगैरह उनको मिले थे वो पड़े हुए थे, मैंने उनको वो मिनटों सेकंडों में लुटवाते हुए देखा। मैंने टीचर्स को जो पेंशन का पैसा मिला था उनको 60 से 70 लाख रुपया, ये जनाब आपका जमजम इलेक्ट्रॉनिक के नाम से फ्रॉड है कि जनाब आपकी गाड़ी निकल आई है, आपके मोबाइल फोन निकल आए, मैंने 60 से 70 लाख रुपया उनका डूबते हुए देखा कि इम्पर्सनेटर्स ने, फ्रॉडियों ने उनको कॉल किया, उनको ट्रैप किया। तो अगेन मैसेज इज व्हाट, कोई जमजम इलेक्ट्रॉनिक में आपका इनाम नहीं निकला। कीप दिस थिंग इन योर माइंड, ठीक है। कोई जो है आपके बेटे को पुलिस ने नहीं पकड़ लिया, ठीक है। आपने इस तरह का जो फ्रॉडिये हैं, जो ऑनलाइन फ्रॉड कर रहे हैं, बेसिकली तो गैंग्स है ना ये, बिल्कुल, ठीक है, जो दूर दराज इलाकों में बैठ के आपको टारगेट कर रहे हैं, या ये आपको इमोशनली करने की कोशिश करेंगे। जैसे आप बता रहे हैं कि ये सर जाती तौर पर पिछले हफ्ते मेरे साथ हुआ, मेरे वाले साहब को कॉल आई, आपके जी बेटे को जी हमने पकड़ लिया और जी इतने पैसे ट्रांसफर करने। उन्होंने कहा मेरे बेटे से बात करें, उन्होंने कहा बेटा साथ नहीं है, उन्होंने कहा अच्छा किसी और से बात करें, उन्होंने पा जी इन्होंने डाले पा, उन्होंने कहा डाल रहे हैं। 2 मिनट बाद उन्होंने मुझे कॉल किया, आप कहाँ पर हैं? मैंने कहा बाबा मैं तो अभी ऑफिस में हूँ। मैंने कहा शुक्र है आपने मुझे पहले बताया हुआ था कि इस तरह के स्कैम्स हो रहे हैं, तो अपने पेरेंट्स को आगाह करने की जरूरत है कि इस तरह की चीजें हो रही हैं, इससे बचा जा सके। देखिए आपको डिफरेंट जो है ना ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी, अब ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी का भी रिसेंट मेरे एक अजीज जानने वाले शिकार हुए। ही वाज वेरी लर्नेड पर्सनालिटी, डॉक्टर बाय प्रोफेशन। उनको किसी ने कहा, सोशल मीडिया पे ऐड देखा कि जनाब आप ऑनलाइन कमा लें, ऑनलाइन अर्निंग कर लें। एक दुकानदार था, वो बैठा है, उसने देखा कि जनाब ऑनलाइन अर्निंग कर लूं, तो उसको लगा कि शायद मैं तो इससे कमा सकता हूँ, ठीक है। डॉक्टर ने भी देखा मैं कमा सकता हूँ, उसने क्लिक किया, उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, करते करते आपको टास्क मिलेंगे, आप इतना आपको पहले 200, 400, 500 भेजेंगे, बिल्कुल आपको ल्योर करने के लिए, फाइन। उसके बाद जनाब आपको कहेंगे अब आप इतनी इन्वेस्टमेंट करें, अब आप इतनी इन्वेस्टमेंट करें, अब आपका इतना आपने ग्रेड अचीव कर लिया, अब आपने ये सब डब्बा सिस्टम। ना आपने अपना बैंक अकाउंट देना, बिल्कुल, ना आपने कोई रकम वसूल करनी है, ठीक है, ना आपने इस तरह की किसी ऑनलाइन अर्निंग एक्टिविटी, ऐसी जगह जिसको आप जानते नहीं है, जिस पेज को आप जानते नहीं है, वो जो पिरामिड स्कीम्स होती हैं कि आप अपने और लोगों को लेके हैं, वो सारी भी इसी में आ जाती हैं। मैं मोस्टली जो मैंने देखा वो सब फ्रॉड था, ठीक है। घर बैठे आप करें आराम और पैसा करे काम, फाइन। और आपने सिर्फ कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ 2-4 बंदों को जनाब लेके आना है, ठीक है ना। आपने तो सिर्फ, आप तो मैनेजर बन गए हैं, आप 5 बंदे ले आए, बच्चियों को जनाब ल्योर करना कि आप अपनी 5 और बच्चियां ले, उन्होंने सिर्फ रजिस्ट्रेशन करानी है, ये सब फ्रॉड है, ठीक है। अमूमन हमने देखा, ठीक है, वो चीजें इजी मनी कोई ऐसी चीज नहीं होती। हर पैसा कमाने के लिए मेहनत कुछ ना कुछ करनी पड़ेगी, ख्वाह वो डिजिटल है, ख्वाह वो आपने फिजिकली कहीं पर जाके काम करना है, इस सारी चीज़ों को जो है वो सिखाने की जरूरत है। मजीद भी इस हवाले तफसील में गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सर इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम साइबर क्राइम के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन इनके साथ हमारे साथ बहजत ज़हरा साहिबा मौजूद हैं जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं। आज इनसे हमने शादीशुदा ज़िंदगी के ऊपर जो है वो गुफ्तगू करनी है, किस तरह जो है उसको बेहतर बनाया जा सकता है, जो मसाइल आते हैं उन मसाइल की वजूहात क्या होती हैं और फिर उनको जो है वो टैकल किस तरह किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम मैम, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैम आप? ऑल गुड अल्हम्दुलिल्लाह। मैम पहले वेदर के बारे में ज़रा बताइएगा कि आने में कोई दुश्वारी तो नहीं हुई? बहुत ज़्यादा, काफ़ी फोग थी और it took some time to be here, so I got late even. कोई नहीं मैम, हम जब आती हैं तो वी ऑलवेज एंजॉय, और आप कुछ इस तरह की बातें करके जाती हैं जिससे जो है वो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। बहादुर साहिबा ये बताइएगा कि शादीशुदा ज़िंदगी में किस तरह का आइडियल एक सिनेरियो ज़रा हमारे लिए पेंट करें, पिक्चर पेंट करें। क्या वो फेरी टेल की जैसी लाइफ होती है जिस तरह हम अपने नॉवेल्स में, किताबों में पढ़ते हैं, उस तरह की होती है, लेकिन या उसमें कुछ नाचाकियाँ हो सकती हैं? बिल्कुल। मैं थोड़ा सा स्टार्ट लेना चाहूँगी तो मैं ये बताऊँगी कि लव ऑलवेज स्टार्ट्स अ रिलेशनशिप, बट मेंटल कंपैटिबिलिटी सस्टेन द मैरिजेस। आप एक रिश्ता तो ज़रूर स्टार्ट कर सकते हैं प्यार से, लेकिन उसको मेंटली कंपैटिबल बना के आप उसको मैरिज की शक्ल दे के शादीशुदा ज़िंदगी में ला के फिर उसको सस्टेन करते हैं। और इसके लिए आपको एफर्ट डालनी पड़ती है। वो जो फेरी टेल्स आजकल हमारी बड़ी कॉमन हुई हैं, दैट इज़ नॉट द ट्रुथ ऑफ द लाइफ, आई मस्ट से,
इसके लिए आपको बहुत सारी एफर्ट्स पुट करनी पड़ती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आगे आप मुझसे बात भी करें तो आई विल लेट यू नो अबाउट कि मेंटल कंपैटिबिलिटी प्लस लव प्लस रिस्पेक्ट, ये सब कुछ मिलकर आप एक हैप्पी मैरिड लाइफ का तस्वुर कर सकते हैं। अदरवाइज मैरिज इज़ अ डिज़ास्टर। ओके मैम, ये बताइएगा कि इसमें आपने लास्ट प्रोग्राम में भी प्री मैरिज काउंसलिंग की एक बहुत ज़्यादा बात की थी कि उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। प्री मैरिज काउंसलिंग पे जाने से पहले हमने मैरिज जब तय की जा रही थी उसमें बड़े कॉन्सेप्ट होते हैं लव मैरिज और अरेंज मैरिज का। इन योर एक्सपीरियंस आप क्या देखते हैं कि कौन सी ज़्यादा बेहतर रहती है, लव मैरिज बेहतर रहती है या अरेंज मैरिज बेहतर रहती है? एज आई बिफोर सेड कि लव ऑलवेज स्टार्ट्स अ रिलेशनशिप, प्यार हमेशा एक रिश्ता ज़रूर स्टार्ट करता है, लेकिन उसके अंदर मेंटल कंपैटिबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि ज़हनी हम आहंगी आपकी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप ज़हनी तौर पर एक दूसरे से मुतासर हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हैं, कम्युनिकेशन गैप्स नहीं हैं, एक दूसरों के फैसलों को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, सेक्रीफाइसेस करते हैं, फिर आप चलते हैं। बिकॉज आई थिंक सो लव, चाहे लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, इट इज़ नॉट द थिंग कि टू परफेक्ट पीपल आर टुगेदर। इट्स अबाउट लाइक two minds who can understand each other enough well. That is called a good marriage, healthy marriage. सो उसमें क्या क्या किस चीज़ की ज़रूरत होती है? कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एक दूसरे के बारे में आगाह करें, क्योंकि जब अरेंज मैरिज की हम बात करते हैं उसमें तो एक बिल्कुल ही अनजान लोगों की अब हमने शादी कर दी है, जिन्होंने आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके, पहले तो शुरू में तो वो 6-7 महीने 7 महीने तो अपने आइडियल बिहेवियर पे होंगे, उसके बाद बहरहाल मसाइल शुरू होंगे। लव मैरिज में ये होता है कि पहले ही वो जानते होते हैं और उनके मसाइल हो चुके होते हैं, उसके बाद वो फैसला करते हैं हाँ ये शख्स जो है मेरे लिए ठीक है और हम जो शादी कर ली जाए। पे याद है मीम्स भी चल रही होती हैं, करेला चाहे तल कर खाओ या उबाल कर रहेगा तो करेला ही। से शादी आप लव मैरिज करें या अरेंज मैरिज करें, मैरिज इज ऑल इक्वल, लेकिन इसको खूबसूरत बनाया जा सकता है। मैं जानना चाह रहा हूँ एज अ साइकोलॉजिस्ट आप क्या जो है वो तरजीह देती हैं, किस चीज़ को तरजीह देती हैं, लव मैरिज को देती हैं, अरेंज मैरिज को? देखिए मैं दोनों मैरिजेस को बहुत ज़्यादा तरजीह देती हूँ। आई थिंक बोथ द मैरिजेस प्लेज द इक्वल रोल। चाहे लव मैरिज है, कुछ लोग हैं जो लव मैरिज के लिए बने हैं जो अरेंज में एडजस्ट नहीं कर सकते, कुछ ऐसे लोग भी मेरे पास आते हैं जो अरेंज मैरिज के लिए बने हैं जो कि लव का तसव्वुर नहीं कर सकते, लेकिन जब वो दोनों साथ रहते हैं तब एक दूसरे के साथ जो बॉन्ड शेयर करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी मैरिज सस्टेन करेगी। आप बहुत सारी एग्जांपल्स उठाकर देख लें, बहुत सारी ऐसी लव मैरिजेस हैं 6 मंथ 7 मंथ्स ही सस्टेन कर पाती हैं, उसके बाद डिवोर्सेस हो जाती हैं। आजकल हमारी डिवोर्सेस की जो रेशो है वो भी रिलेटिवली ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बिफोर अगर बात की जाए, क्योंकि मेंटल कंपैटिबिलिटी एक लिमिट तक मैच करती है, उसके बाद आप अपनी अपनी ईगो और अना में और इन चीज़ों में चले जाते हैं। जब ये चीज़ें आपके रिश्ते को रूल करने लगती हैं तो रिश्ता जो है वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। भाजा साहिबा, जैसे आपने बताया कि ईगो, अना, ये सारी चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं और आजकल तो मैरिजेस सस्टेन ही सिर्फ 6 महीने 7 महीने 1.5 साल 2 साल कर रही हैं, तो इस किस तरह के मसाइल जो पैदा होना शुरू हो जाते हैं एक शादी में, जिसको हम कहते हैं कि अब जो है वो रिश्ता तोड़ना ही पड़ेगा, हम जो है वो इकट्ठे नहीं रह सकते, या लोगों में अब अदम बर्दाश्त है, लोग बर्दाश्त ही नहीं करना चाह रहे उसको, दे डोंट वांट टू वर्क, मैरिज को जो है वो चलाना नहीं चाह रहे। पेशेंस और टॉलरेंस लेवल्स बहुत कम हो गए हैं। किसी एक पार्टनर को थोड़ा पेशेंट और काम होना चाहिए, बल्कि आई थिंक दोनों पार्टनर्स को, आइदर फीमेल आइदर मेल, मैं दोनों के लिए बात करूंगी, क्योंकि अगर आपको ये लग रहा है कि आप एक डिस्कशन करने बैठ रहे हैं और आप उस पर अगला पार्टनर जो आपका है वो ऑफेंड हो जाएगा, डिफेंसिव हो जाएगा, बजाय काम रहने के एग्रेसिव हो जाएगा, तो आप उससे बातचीत नहीं कर सकेंगे। आपको एग्रेशन का डर होगा, एंगर का डर होगा, तो वो जो डिस्कशंस है ना वो डिसएग्रीमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो जब आप एक चीज़ डिस्कस ही नहीं कर सकते, आपको इमोशनल सिक्योरिटी नहीं है, आपको फिजिकल सिक्योरिटी नहीं मिल रही अपने पार्टनर से, आपकी ये सारी चीज़ें जब पूरी नहीं हो रही और रिटर्न में आपको रिस्पेक्ट की बजाय डोमिनेंट पार्टनर मिल रहा है और एक एग्रेसिव नेचर का पार्टनर मिल रहा है, चाहे वो फीमेल है चाहे मेल है, काम नहीं है, सॉफ्ट नहीं है, स्मूथ नहीं है, सुनने वाला नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ेस नहीं है, तो आई थिंक सो डेफिनेटली मैरिज विल सर्वाइव अ लॉट। ठीक है, तो ये इन सारी चीज़ों के बारे में हम किस तरह पता लगा सकते हैं प्री मैरिज का, जब हम रिश्ता देखने जा रही हैं दोनों फैमिलीज एक दूसरे के, कि ये किस तरह की पर्सनैलिटी है? एक अगर आप थोड़े से पॉइंट्स हमें पॉइंटर्स बता दें जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है एक पर्सनैलिटी का। पहले तो ये देखें कि अगर आप लड़के का रिश्ता देखने जा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो इट शुड बी लाइक फाइनेंशियली ही शुड बी स्टेबल, फिजिकली ही शुड बी लाइक इनफ गुड, मेंटली ही शुड बी लाइक इतना केपेबल हो कि वो एक अंडरस्टैंडिंग एक रिश्ते में जो जा रहा है उसको संभाल सके। टर्म हम एक यूज़ करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर मर्द अपनी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल कर सकता है तो ही कैन मैनेज, तो वो शादी करे, बिल्कुल करे। आप उसकी
टर्म्स एंड कंडीशंस देखें रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके क्या है। इसी तरह फीमेल अगर अपनी बाकी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करके एक फैमिली लाइफ को प्रायोरिटी दे, वो फैमिली लाइफ को प्रायोरिटी दे, हस्बैंड एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हुए रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए और शादी को लीड करे, इट विल बी अ गुड। हमारे यहाँ तो आप ज़्यादा बेहतर एज अ फीमेल जानती होंगी, हमारे यहाँ सिर्फ फाइनेंसिस को देखा जाता है जब एक रिश्ता की तय किया जा सकता है, और उसके बाद बाकी सारी चीज़ें जो होती हैं वो गैर ज़रूरी समझी जाती हैं। आपने जैसे बात की कि मेंटल कैपेबिलिटी होनी चाहिए उस शख्स के अंदर, मर्द के अंदर ज़्यादा जिम्मेदारी है कि वो उसने क्योंकि लीड करना है आगे, इस्लामिकली भी और मर्द को जो है वो सरबराह बनाया गया है। फीमेल्स के बारे में भी थोड़ी सी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बता दीजिएगा कि उनके अंदर किस तरह की क्वालिटीज़ होनी चाहिए। आई थिंक एक फ़ीमेल में इस तरह से क्वालिटीज़ बिल्कुल होनी चाहिए कि अगर आपका हस्बैंड पूरा दिन का थका हुआ बाहर से आ रहा है, रादर दिन कि अगर वो लेट है या कुछ इस तरह, तो आप आते ही स्टार्ट हो जाएं उसके ऊपर, जो एग्रेसिव एक हीट मोमेंट बन जाए, उसको आप रिलैक्स करें, पानी वगैरह पूछें, कॉर्डली वेलकम करें घर के अंदर, उसके बाद उससे पूछें हाउ वाज द डे, कैसा दिन गुजरा, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें उसके साथ। उसके अलावा बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, बेशक अगर एक इंडिपेंडेंट वुमेन भी है तो मैं उसके लिए भी यही कहूँगी कि जो काम का प्रेशर हो, जो बर्डन हो, वो काम तक ही रख कर आएँ। जब आप घर आ रहे हैं तो आप दोनों पार्टनर्स आ रहे हैं, और घर आने के बाद, या अगर आप सिर्फ हाउस वाइफ हैं तब भी अगर आपका हस्बैंड थका हुआ आ रहा है तो हस्बैंड को मैं ये एडवाइस करूँगी कि अपने काम के स्ट्रेसेस, प्रेशर्स, प्रोफेशनल चीज़ें बाहर छोड़ कर आए। घर में जब एंटर हो तो सिर्फ पर्सनल लाइफ एंड घर आपके लिए मैटर करना चाहिए। आप आपस में कॉर्डली बैठें, बातचीत करें, गपशप लगाएं, रिस्पेक्ट करें, कुछ दिन की डिस्कशंस करें, दैट ऑल मैटर्स अ लॉट। अच्छा मैम, दोनों की पर्सनालिटी ज़रा पेंट कीजिएगा, एक फीमेल की किस तरह की पर्सनालिटी है और एक मेल की किस तरह की पर्सनालिटी है, एंड वो एक्सपेक्ट क्या कर रहे होते हैं अपने पार्टनर से। एक फीमेल क्या एक्सपेक्ट कर रही होती है और एक मेल क्या एक्सपेक्ट कर रहा होता है। ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। एक्चुअली मेरे पास इस तरह के मल्टीपल केसेस आते हैं जिसमें अगर मैं आपको ये बताऊं कि पहले ये बहुत प्यार करता था, अब नहीं करता, पहले ये बहुत ज़्यादा वक्त देता था, अब नहीं देता। तो एक्चुअली आपको ये अंडरस्टैंड, हमारी फीमेल्स जितने जल्दी ये अंडरस्टैंड कर लेंगी ना कि मर्द ने बाहर भी जाना है, प्रैक्टिकल काम भी करने हैं, उसने प्रैक्टिकल लाइफ में भी एंटर होना है, आपने भी मल्टीपल चीज़ों को संभालना है। तो जब आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेंगी तो इस तरह के जो गैप्स हैं ये चीज़ें कवर होना स्टार्ट हो जाएंगी। औरत के अंदर वफादारी, लॉयल्टी, मोहब्बत, प्यार बहुत ज़्यादा होता है, ये बाय नेचर है। मर्द की पर्सनालिटी ट्रेट्स में अगर देखा जाए तो पावर, शेल्टर आप उससे मांगो, फाइनेंशियल सपोर्ट मांगो तो वो देगा, वो अपनी चीज़ के लिए पोजेसिव होगा। इसी तरह फीमेल के अंदर लव, मोहब्बत, सॉफ्ट कॉर्नर और स्मूथ कॉर्नर ज़्यादा होते हैं। तो ये दोनों पर्सनालिटी के अलग अलग ट्रेट्स हैं। अगर इनको बहुत हम्बली, कामली, विद म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड मेंटल कंपैटिबिलिटी आपस में कंबाइन कर दिया जाए, अ ब्यूटीफुल कपल है। अगर ये दोनों आपस में रिजिड हो जाएं और दोनों ही की आपस में कम्युनिकेशन गैप्स आ जाएं और इन चीज़ों को आप मेल्ट ऑन ना कर सकें एक दूसरे के साथ, देन ऑफ कोर्स तो मसाइल जो है पैदा होना शुरू हो जाएंगे। अब हमने मैम कोशिश करेंगे कि इस वक्त, क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया, लेकिन ब्रेक के बाद हम नाज़रीन बैड बॉय सिंड्रोम पे हम जो है वो गुफ्तगू करेंगे, वो क्या है, फीमेल्स को क्यों इस तरह के मर्द जो है वो पसंद आना शुरू हो जाते हैं, और दूसरा ये भी बात करेंगे कि इन सारी चीज़ों को जो है वो रिजॉल्व फिर अब किस तरह किया जा सकता है। प्री मैरिज काउंसलिंग पर भी तफसीलन गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस वक्त वो एक ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे बहादुर ज़ारा साहिबा से कि किस तरह एक मैरिज को जो है वो बेहतर बनाया जा सकता है। इस वादे तफसील मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम साइबर क्राइम के हवाले से जो है वो गुफ्तगू कर रहे थे। सर, आप जिस तरह बता रहे थे कि डिफरेंट स्कैम्स हैं, उनसे किस तरह बचा जा सकता है। हम अपनी छोटी सी गलती करते हैं जिसकी वजह से हम अपना जो मेहनत से कमाया हुआ पैसा है वो ज़ाया कर देते हैं, या और चीज़ों को जो है वो अपनी जो है वो पर्सनल चीज़ों को जो है वो गवा बैठते हैं। सर, इसमें एक और बात बताइएगा कि आजकल जो इंटीमेट पिक्चर्स हैं वो लोग जो हैं वो अपने पास शेयर भी करते हैं और अपने पास सेव भी रखते हैं, इससे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, और खुदा न खास्ता अगर किसी के साथ इस तरह का कोई वाक़या हो जाता है तो कौन से इदारे जो है वो इस पर इनकी हेल्प कर सकते हैं। देखिए, पिक्चर्स, वीडियोस, इफ दोज आर ऑब्जेक्शनेबल, फाइन। अगर आपको वो डैमेज कर रही हैं, कर सकती हैं, सबसे पहले तो आपको वो बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अभी बात हो रही थी मैरिज की और मतलब लव मैरिज एंड अरेंज मैरिज। आई हैव सीन मैनी केसेस, बल्कि मैंने डील किए मैनी केसेस जिसमें चाहे वो लव थी, चाहे मैंने ये नहीं पूछा, लेकिन हस्बैंड ने जो है ना अपनी वाइफ का ऑब्जेक्शनेबल डाटा अपने पास पोजेस रखा, ठीक है। उनके जो हैप्पी मोमेंट्स थे, लेटर ऑन जब कोई थोड़ा प्रॉब्लम हुआ या वो इररिस्पॉन्सिबल जो हस्बैंड था, फाइन,
उसने क्या किया कि जब बच्ची ने इन फैमिली कोर्ट अपने जो राइट्स हैं उनको सीख किया, हक महर या मेंटेनेंस या कस्टडी ऑफ द चाइल्ड, उसने कहा ओके फाइन, मतलब आई हैव सम ऑब्जेक्शनेबल डेटा ऑफ यू, फाइन। उसमें फिर हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो साइबर क्राइम है, फाइन, उन्होंने ऐसे रॉन्ग डूअर्स को ना सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि हमारी ऑनरेबल जुडिशरी ने ऐसे मुल्ज़मान को सजा भी सुनाई, फाइन। तो मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि चाहे बच्चियां, खास तौर पे इसका शिकार, ज्यादातर शिकार जो है वो बच्चियां होती है, एडमिटेडली मेल भी हो रहे हैं, बुजुर्ग भी हो रहे हैं, फाइन, उसके ऊपर मैं बाद में आता हूं, पहले बच्चियों के ऊपर बात कर लेते हैं कि आपने ये जो एक कंसेप्ट है फ्यूचर हस्बैंड का, ठीक है, कोई चीज नहीं है फ्यूचर हस्बैंड जैसी, बिल्कुल, तो वो ये मिस्टर परफेक्ट, कोई भी मिस्टर परफेक्ट नहीं है, ठीक है। बात ये है आपने ऑब्जेक्शनेबल पिक्चर, अच्छा फिर एक और चीज आपने, मैंने बच्चियों की यूनिवर्सिटी गोइंग, कॉलेज गोइंग बच्चियों की पिज्जा खाते हुए की पिक्चर किसी मेल फ्रेंड के साथ, ठीक है, या क्लास फेलो के साथ गाड़ी में बैठे हुए की पिक्चर, या प्रीवियस चैट के स्क्रीनशॉट्स पर तलाकें होती हुई देखी। Oh my God. और मैंने 3-3, 4-4 दफा भी होते हुए देखी, ठीक है, कि एक्स फियांसी के साथ कोई पिक्चर्स थी, रिश्ता टूट गया, सब कुछ हो गया, कहीं और शादी हो गई तो वो पिक्चर्स वहां गई, वहां डाइवोर्स हुई, अगली जगह शादी की, वहां वो पिक्चर्स गई। अच्छा, ये वैसे सवाल जो है वो भाजत साहिबा का बनता है कि जैसे मैम बता रही थी कि मेल जो है वो एज अ पोजेसिव मेल है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। मैम इस पर तफसीलन जो है वो गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सर अपनी बात को जो कंक्लूड कर लें। सबसे पहले तो आपने लर्न टू से नो, आपने अपनी ऑब्जेक्शनेबल पिक्चर्स नहीं बनानी किसी के मांगने पे, चाहे वो आपका फ्यूचर हस्बैंड है, चाहे वो कितना ही मिस्टर परफेक्ट क्यों नहीं है, चाहे वो आपका हस्बैंड है, जब आप कहेंगी ना नो तो इट मीन्स नो, ठीक है। सर वो आगे से फिर वो ये आता है ना कि भाजत साहिबा भी इस तरह के केसेस डील करती होंगी, डू यू नॉट ट्रस्ट मी एंड व्हाट आर यू सेइंग, आई ट्रस्ट यू बट आई डू नॉट ट्रस्ट द सिस्टम, फाइन। मैं ट्रस्ट जरूर करती हूँ आपके ऊपर, बट ट्रस्ट के लिए ये कोई पैरामीटर नहीं है कि मैं आधी पौनी नंगी होके आपको पिक्चर भेजूं, फाइन, और बाद में आपका मोबाइल फोन कंप्रोमाइज हो जाए, ठीक है, बाद में आपका मोबाइल फोन गिर जाए, गुम जाए, और मैं जो है ये पूरी दुनिया की, साइबर की दुनिया की जीनत बन जाऊं, ठीक है। तो ये उस जिल्लत से मैं समझता हूं कि ये वाला नो बेहतर है। एक दफा बोलेगा, 2 दफा बोलेगा, 3 दफा बोलेगा, चौथी दफा वो भी दिल को समझा लेगा कि इसने नहीं दी। And whoever is asking you is not a good person. बिल्कुल ऐसा ही है, या अगर वो गुड पर्सन है भी सही, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, वो अवेयर नहीं है, ठीक है, उसको पता नहीं है कि यार व्हाट कैन बी द कंसीक्वेंसेस ऑफ दिस बुलशिट। अच्छा फिर एक और चीज, आप जिस रॉन्ग डूअर को पकड़े, अभी लड़के जो है इमेच्योरिटी में, लड़कियां इमेच्योरिटी में, माशाल्लाह लड़कियों ने भी काम बहुत तेज किया हुआ है, ठीक है, एट द सेम टाइम 4-4, 5-5 फ्रेंड हैं, मैं तो जस्ट दोस्त हूँ, स्टडी शेयर कर रही हूँ या कुछ कर रही हूँ। वो होता क्या है, लड़के जो है ना उस बातचीत को, ठीक है, या लड़की को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, मैं बड़ी रियलिस्टिक आपसे बात कर रहा हूँ, जो केसेस हमारे पास रिपोर्ट होते हैं या हम उसको टैकल कर रहे होते हैं, फाइन, वो बच्चियां जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह एट द वेरी सेम टाइम 2-2, 3-3, 4-4 प्यार, मतलब ये चल रहा होता है सब कुछ। एट द सेम टाइम मेल्स आर आल्सो डूइंग दिस। जी, वो तो मेल तो है ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो वो ये कहानी चल रही होती है। अब उनको ये नहीं पता होता कि अगला जो बंदा है उसका माइंडसेट क्या है, बिल्कुल, उसकी ग्रूमिंग क्या है। वो शक्ल से तो बड़ा अच्छा लग रहा होगा, वो क्या वो इस चीज को, जब उसको कोई भी चीज ऐसी पता चलेगी तो वो क्या उस चीज को बेयर कर लेगा, हाउ विल ही रिएक्ट, हाँ ठीक है, वो उसको कर्स करेगा, मतलब या मतलब लाइक कि क्या करेगा, फाइन, क्या वो फिर आपसे रिवेंज लेगा, ठीक है। मैंने बहुत सारी बच्चियों को या बच्चों को इवन नुकसान करते हुए देखा, होते हुए देखा, ऑब्जेक्शनेबल डेटाज वायरल होते हुए देखे, फाइन, मैंने फिजिकल हार्म पहुंचते हुए देखा, मैंने देखा, ठीक है, क्योंकि जिस जगह पे हम बैठे हैं वहां पे 2 ही तरह के लोग आते हैं, एक जिसके साथ ज्यादती होती है और एक जिससे ज्यादती की होती है। तो हमारा शायद डेली का काम ही यही है देखना। तो एक चीज, फिर एक और बात, किसी भी रॉन्ग डूअर को जब गिरफ्तार किया जाता है वो मोस्टली बच्चा होता है, वो बच्चा से मुराद मतलब एडल्ट यंगस्टर होता है, और यूनिवर्सिटी गोइंग, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, जो अपने करियर का आगाज कर रहा होता है अभी, वो यही प्यार मोहब्बत के झांसे में आके इस तरह की गलती करता है। फिर जब उसको हथकड़ी लगती है, फिर वो कहता है मुझे मालूम नहीं था, मुझे पता नहीं था
कि ये तो इग्नोरेंस टू लॉ इज नो एक्सक्यूज, फाइन। आप अगर काम करें, आप ऑफेंस कमिट करें, किसी लड़की की इज्जत की धजिया उड़ा दें, ठीक है, अपनी वाइफ का डाटा शेयर और बाद में कहें मेरी बीवी है, नो, शी इज अ नेचुरल पर्सन, ठीक है। और ये प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 अमेंडेड 2025 बड़े क्लियर इसमें डेफिनेशंस हैं कि ऑफेंस अगेंस्ट द मोडेस्टी ऑफ अ नेचुरल पर्सन कि ये एक नॉट बेलेबल, ना काबिल जमानत, काबिल दस्तंदाजी, मीन कॉग्निजेबल और हीनियस ऑफेंस है। अगर आप किसी भी फर्द वाहिद का, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, अब मैंने बताया इसका शिकार मेल भी हो रहे हैं, इसका शिकार गजटेड ऑफिसर भी हो रहे हैं। आपको मैसेंजर पे मैसेज आएंगे कि लड़की की फेक आईडी होगी, आपसे बातचीत करेंगे, लेटर ऑन आपको ल्योर करते हुए आपको वीडियो कॉल पे ले जाएंगे, आपको ऑब्सीन हरकतें करने पे मजबूर करेंगे, उसको स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेंगे, बाद में आपका डाटा वायरल कर देंगे अगर आप पैसे नहीं देंगे तो ऐसे ग्रोह भी मुतहर्रिक हैं, ऐसे ग्रोह भी जो आपसे लड़की बन के बात करते हैं, इवन लड़कियां भी उन्होंने रखी हुई हैं। आप ये ना समझे कि आप इतने मतलब भोले, बात टाइम ऐसा होता है, बता यार भाई वो लड़की बात कर रही थी, या वो तो वो वीडियो कॉल पे लड़की ही थी भाई, या मोस्टली ऐसा भी देखा गया कि आपसे लड़की फिजिकल मीटअप के लिए भी आई है, ठीक है, बंदा कहता है भाई मैं तो मिला हूं उसके साथ, फाइन, इट वॉज नॉट, एवरीथिंग वॉज नॉट ऑनलाइन, मैं तो मिला भी हूं। तो बेसिकली क्या उन्होंने टारगेट किया, उन्होंने आपको ल्योर किया, ल्योर करने के बाद आपकी इनडिसेंट ऑब्जेक्शनेबल पिक्चर्स, वीडियोस बनाई। अब वो सरकारी मुलाजिम है तो क्या उससे इलीगल काम करवाएंगे, उसको ब्लैकमेल करेंगे, फाइन। और अगर कोई बच्चा है, अच्छे घर का है, बिजनेसमैन कम्युनिटी का है, तो उससे पैसे मांगेंगे। तो अब ये एक्सटॉर्शन है। इसी तरह सेम लड़कियों के साथ दो तरह की डिमांड्स है, या सेक्सटॉर्शन या एक्सटॉर्शन। क्रक्स ऑफ द मैटर इज कि आपने अपनी कोई इस तरह की पिक्चर्स जो है वो शेयर नहीं करनी। वंस इट इज इन द साइबर स्पेस, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। उसके बाद इदारे जो है उसके साथ डील करेंगे। पीका एक्ट के बारे में तफसीलन जो है वो गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस वक्त कॉलर लाइन पर मौजूद हैं, उनसे जो है वो उनका सवाल ले लें। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम भाई, मोहम्मद दानियाल बात कर रहा हूं। जी दानियाल साहब, अस्सलाम को अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है जी, वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद दानियाल बात कर रहा हूँ भाई, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। दानियाल साहब, हम हमारे रेगुलर कॉलर हैं आपकी, तो हम आवाज से ये पहचान जाते हैं आपको। अच्छा, मेरा आज का हवाला है साइबर क्राइम के हवाले से। ये अरसलान साहब कह रहे हैं जी ये मसला पैदा हो जाता है। ये मसला ये भी तो देखे नहीं, ये भी तो देखा जा सकता है कि ये साइबर क्राइम किस हवाले से, और ये जो आजकल कालें चलती हैं फेक, और ये मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं, इसको भी तो नॉलेज में लेना चाहिए कि पहले आया कॉल किसकी चली, किसकी नहीं चली, क्या मसला है क्या नहीं। अभी दूसरा सवाल ये मेरा है कि मैं अरसलान साहब से कि ये जो लड़कियां घर से भाग के शादी कर लेती हैं और बाद में बयान दे के और फिर माँ बाप के साथ मिलकर लड़के के खिलाफ बयान दे देती हैं, ऐसा क्यों होता है? जबकि 164 के बयानों को बड़ी अहमियत रखी गई है, फिर भी वो मिसाल है कि लड़की को सजा हो जाती है, उसमें सारे सबूत भी होते हैं, फिर लड़की जाकर उस लड़के के खिलाफ बयान देती है। ये तो नहीं होना चाहिए। 164 के बयान कहते हैं बड़ी हिम्मत रखते हैं। ठीक है, मैं जी दानियाल साहब, मैं क्वेश्चन का आंसर्स ले लेता हूँ। वो मेरे ख्याल थोड़ा सा डोमेन से थोड़ा सा बाहर निकल रहे हैं, लेकिन आप इनका फिर भी जवाब दे दूंगा इसका। बात ये है कि इनकी जो बात है उसमें डेफिनेटली अगर कोई एक्यूज्ड है या वो कंप्लेनेंट है, डिजिटल एविडेंसेस की बड़ी वैल्यू है। एडमिटेडली ऐसा हुआ कि बच्चियां पहले ज़रा प्यार मोहब्बत भी जताती हैं, ठीक है, उसके बाद भाग के शादी कर ली या कुछ भी लाइक दिस। वैसे तो हमारी ऑनरेबल जुडिशरी या मतलब जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है उसके ऊपर बड़ा चेक एंड बैलेंस रख के बैठी हुई है, और उसके ऊपर उसको बड़ा नाप तोल के काम हो रहे हैं, ठीक है। बाद में वही बच्ची, वही लड़की जिसने आपके साथ आप अपनी मर्जी के साथ ताल्लुकात रखे हुए थे, या वो मिलती रही है, या उसने शादी कर ली है, या कुछ भी XYZ, बाद में या इवन उनका तो बात थी कि 164 के बयान में, एडमिटेडली 164 का बयान की बड़ी वैल्यू है इन फ्रंट ऑफ द मैजिस्ट्रेट डन, बट कानून में प्रोविजन मौजूद है। ये है कि वो 164 का बयान अपना दोबारा भी रिकॉर्ड करवा सकती है, ठीक है। अब इसमें इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है उनका बड़ा मतलब जो है वो उसमें बड़ी उनका काम है। मैं ये समझता हूँ कि उनको चाहिए, बल्कि हमारी पंजाब पुलिस ने ऐसे सेमिनार भी मुनक्कद कराए। आई वाज द पार्ट ऑफ दोज ट्रेनिंग वर्कशॉप्स, फाइन, जिसमें पुलिस ऑफिसर्स को कलेक्शन ऑफ एविडेंस, डिजिटल एविडेंस के ऊपर मतलब तरबियती कोर्स करवाए गए।
ठीक है कि आजकल देखें हर बंदे के पास तो मोबाइल फोन मौजूद है, हर बंदे के पास तो मतलब टेक्नोलॉजी मौजूद है, स्नैपचैट मौजूद है, टिकटॉक मौजूद है, व्हाट्सएप मैसेंजर मौजूद है, मतलब व्हाट्सएप पे बात वगैरह करते हैं। तो फोन वाली बातें बहुत पुरानी हो गई, बिल्कुल ठीक है। खाली CDR ले लेना इज नॉट सफिशिएंट कि कितने घंटे बात हुई है जी, ये तो इसका राब्ता है या नहीं है, इससे छोड़े। अब आप सोशल मीडिया अकाउंट्स देखें, बल्कि हमारी गवर्नमेंट ने तो सोशल मीडिया, मैंने अभी एक न्यूज सुन रहा था, उसमें सोशल मीडिया अकाउंट्स का डाटा तलब करने में दुश्वारी सम एक्सटेंट, उन्होंने कहा आप अपने ऑफिस पाकिस्तान के अंदर बनाएं। ओके, तो इसके ऊपर कितनी पेशरफ की गई है? देखिए उनको डेडलाइन दी गई है कि अगर आपने ये नहीं बनाएंगे तो हम आपके ये सोशल मीडिया चैनल्स जो है इनकी एक्सेस पाकिस्तान में खत्म कर देंगे। ओके, इट इज अ वेरी एक्सट्रीम सेट बट दे हैव टू टेक इट। नाज़रीन, इस हवाले से मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस वक्त वो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे साइबर क्राइम के हवाले से, और अरसलान साहब ने बड़ा तफसीलन आगाह किया कि किस किस तरह के स्कैम्स हो रहे हैं और उन स्कैम से जो है वो किस तरह बचा जा सकता है। इसी में एक कमेंटमेंट भी आई आजकल जो है वो हम देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा वायरल है, लेकिन बहुत से लोगों को उसके बारे में नहीं पता कि इन सारी जो हम काम कर रहे हैं, ख्वाह वो ऑब्जेक्शनेबल मटीरियल हम अपने पास स्टोर कर रहे हैं या किसी की हरासमेंट कर रहे हैं या ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, इनके जो हम जो है वो किस तरह की सज़ाएँ हैं और वो अमेंडमेंट क्या कहती है। जी अरसलान साहब ज़रा देखिए 2025 में अमेंडमेंट आई पीका 16 में। पीका 16 स्टैंड्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 में लॉ बना। इसमें दो तरह के मतलब बेसिक वो चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी, इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड, अनऑथराइज्ड एक्सेस, कॉपी करना किसी डाटे को, ठीक है, ग्लोरिफिकेशन ऑफ एन ऑफेंस, किसी भी ऑफेंस की या ऐसे क्राइम को ग्लोरीफाई करना, साइबर टेररिज्म इसमें है, ठीक है, अनऑथराइज्ड यूज ऑफ आइडेंटिटी है, इसके अलावा डेफामेशन के केसेस हैं, इसके अलावा हैरेसमेंट के मतलब सेक्शंस इसके अंदर मौजूद हैं, इसके अंदर स्पैमिंग, स्पूफिंग के अलावा चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ठीक है, बच्चों का जो ये जो जिनसी इस्तेसाल होता है, उसकी वीडियोस कैप्चराइजेशन, उसको शेयर और वायरल करना, इसमें फेक न्यूज़ का एक डाला गया। देखिए आपने देखा मतलब मैंने भी देखा कि ट्रेंड चल पड़ते हैं, ठीक है, कोई भी ऐसी मतलब मुल्क में, हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, आपने एक ऐसी वीडियो बना ली, ठीक है, AI जनरेटेड या कुछ भी लाइक दिस, या जी कोई ऐसी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन आपने शेयर कर दी, ठीक है, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, आपने अनरेस्ट फैलाने के लिए, आपने मतलब बेसिकली जो सिस्टम है उसको कोलैप्स करने के लिए, इस नीयत से आपने को फेक या किसी की किरदार कशी करने के लिए, ठीक है, किसी को डिफेम करने के लिए आपने कोई फेक न्यूज शेयर कर दी, तो उसको भी कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाया गया। कॉग्निजेबल ऑफेंस को जरा एक्सप्लेन कर दीजिए। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब ये होता है कि जिसमें पुलिस लॉ एनफोर्समेंट कैन अरेस्ट यू, ओके, ठीक है ना, कैन मतलब दे आर अथराइज्ड और दे आर एम्पावर्ड टू मेक यू अरेस्ट। सम ऑफेंसेस आर कॉग्निजेबल, सम आर नॉट कॉग्निजेबल, ओके, ठीक है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस के मतलब अगर आपने ये ऑफेंस किया तो पुलिस इज अथराइज्ड टू मेक यू अरेस्ट, उनको कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, और ये एक नॉट बेलेबल ऑफेंस भी है। ओके, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। बहादुर साहिबा जरा ये बताइएगा, सर ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे जो है वो गुफ्तगू की। एक मर्द जो है वो बाद में क्या वाकई ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि फीमेल्स के जो वो पास रिलेशनशिप्स रहे हैं या रिलेशनशिप रहा है एक या एक्स फियांसे था, इस हवाले से जरा बताइएगा, और क्या फीमेल बर्दाश्त कर सकती हैं अगर मेल के कोई इस तरह के एक्सपीरियंसेस हैं? इससे पहले एक बात की थी, अगर आप औरत से मांगेंगे तो वो वफादारी और प्यार मोहब्बत बहुत ज़्यादा देगी, अगर आप मर्द से मांगेंगे तो वो एक शेल्टर, पावर, एक वो वाली नेचर, एक ट्रेट है, ये डेवलप्ड ट्रेट्स हैं जो हैं एक मेल और फीमेल में। तो ये वाकई बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने बात की और बहुत अच्छी बात की है कि अगर किसी भी मेल को अगर अपनी होने वाली वाइफ का या वाइफ का कुछ भी पास्ट इस तरह का पता चलता है तो वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देते हैं, जो कि आई थिंक सो एज कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपको नहीं देना चाहिए। okay. आज का जो दौर है इसमें चाहे मेल है चाहे फीमेल है, चाहे यंग लड़का है या लड़की, बोथ आर सफरिंग। बिल्कुल मैम, लास्ट 30 सेकंड्स हैं, अगर आप इस बात पूरी जो आज की हमारी डिबेट है उसको कंक्लूड कर सकें और अपना कोई एज एन एक्सपर्ट अपना ओपिनियन भी प्लीज दे दीजिएगा। एक्सपर्ट ओपिनियन मैं अपना यही दूंगी कि जो आपके इस तरह के रिश्ते हैं इनको लिमिटाइज किया जाए, कम से कम फ़ोन के ऊपर अवेलेबिलिटी आप अपनी
रखें, रिश्तों को पाकीज़ा रखें, और शादी की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो प्यार, मोहब्बत, कम्युनिकेशन के साथ जाएं, रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग के साथ और कॉम्प्रोमाइज़ के साथ जाएं, सो दैट यू कैन डेवलप अ गुड हेल्दी मैरिज, जो कि एक आपके लिए भी अच्छी है, दो खानदानों के लिए भी अच्छी है और माशरे के लिए भी अच्छी है। एंड प्लीज डोंट गो अगेंस्ट द इस्लामिक वे ऑफ लाइफ। इस्लाम जो है वो पूरा ज़ाब्ता है, आता है, अगर हम उस पर अपनी अमल करेंगे तो हम ज़िंदगी जो है वो बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं। बहादुर ज़हरा साहिबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी का। आज मौसम भी इस तरह का था, लेकिन फिर भी हमने आपको जहमत दी, लेकिन बहरहाल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पर हमने गुफ्तगू करनी थी और आपने बड़े आसान अल्फाज में एक्सप्लेन किया। असलान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। हमने जो है सारी असलान साहब, आपकी तो मैं प्रोड्यूसर साहब बता रहे हैं कि आपकी तबीयत भी आज बहुत ज़्यादा ख़राब है, सो थैंक यू वेरी मच, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और रात आप कहीं पर बिजी पे भी थे, तो बहरहाल हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पर गुफ्तगू की। आप सर बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि नाज़रीन आपको प्रोग्राम का ये हिस्सा पसंद आया होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान तहाम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।